Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you all are doing great. Let's start with today's lecture. In this particular video, we are going to cover, this is your second lecture for MCQs. इससे पहले भी चैनल पे एक लेक्चर अवेलेबल होगा जहां पे जिसमें हमने आपकी 20 केस स्टडीज कवर करी थी, मतलब 20 एमसीक्यूज कवर करे थे। और इस पर्टिकुलर क्लास में भी हम कोशिश करेंगे कि आपके 50th एमसीक्यूज तक हम पहुंच जाएं और उसके बाद हम आपकी केस स्टडीज को शुरू करेंगे। सो इफ यू आर कमिंग टू दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज रिलेटिंग टू सीए फाइनल ऑडिट एंड सीए इंटर ऑडिट। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल वीडियोज, सब्सक्राइब टू दिस channel for more videos that will help you to complete this journey called CA. So I'm starting with your MCQ number 21. बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके MCQs और केस स्टडीज आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से, क्योंकि ये आपके एग्जाम को पास कराने में हेल्प कर सकते हैं। इनफैक्ट दे कैन ऑल्सो हेल्प यू टू सिक्योर एन एग्जामिशन इन ऑडिट। अगर आपने ये MCQs ये केस स्टडीज अच्छे से किए, प्लस अगर आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप अच्छे से 30 नंबर के लिए एम कर सकते हो। अगर 30 नंबर के MCQs आते हैं तो मुझे लगता है 25 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। अगर आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट की नॉलेज है और आपने अगर इन MCQs और इन केस स्टडीज को बहुत अच्छे से किया है। सो आई एम स्टार्टिंग विद द केस नंबर MCQ नंबर 21। क्या कहता है ये? एन ऑडिटर एक्सपर्ट में आइदर बी एन ऑडिटर्स इंटरनल और एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट। ऑडिटर का एक्सपर्ट इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दी ऑडिटर का इंटरनल एक्सपर्ट? तो इंटरनल एक्सपर्ट ऑडिटर का कौन नहीं हो सकता? पार्टनर हो सकता है फर्म का, यस पार्टनर बिल्कुल हो सकता है। अगर उसको किसी की भी एडवाइस चाहिए तो अपने फर्म के अंदर किसी भी एंगेजमेंट पार्टनर की एडवाइस ले सकता है। टेम्पररी स्टाफ ऑफ द ऑडिटर्स फर्म, क्या ये बंदा आपका ऑडिटर्स एक्सपर्ट हो सकता है? यस ये भी हो सकता है। उसके अलावा कोई परमानेंट स्टाफ है, मतलब इन शॉर्ट कोई भी स्टाफ का मेंबर आपके ऑडिटर का ऑडिटर एक्सपर्ट हो सकता है, आपका पार्टनर ऑडिटर एक्सपर्ट हो सकता है, आपका कोई भी प्रोस्पेक्टिव सीए, मतलब अभी तक वो सीए बना नहीं है और वो फ्यूचर में जब वो सीए बन जाएगा उसके बाद आपके ऑडिट फर्म को ज्वाइन करने की सोचेगा, तो क्या वो आपका ऑडिटर एक्सपर्ट हो सकता है? आंसर इज नो, ये बंदा आपका ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं हो सकता। सिंपल सा MCQ था, इसमें कुछ भी समझाने का पॉइंट है ही नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, आपका आता है क्वेश्चन नंबर 22, जो क्या है? सीए समीर आफ्टर डेवलपिंग दी ऑडिट स्ट्रेटेजी, मतलब सीए समीर ने पहले क्या बना ली? अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी बना ली है फॉर मेनका लिमिटेड, डेवलप्स एन ऑडिट प्लान। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनी चाहिए, उसके बाद प्लान बनता है। बट फाइंड्स अ नीड टू रिवाइज द मटेरियलिटी लेवल सेट अर्लियर। ठीक है, हमने पढ़ा है आपके ऐसे नंबर 300 में भी और आपके चैप्टर नंबर 2 में भी कि सबसे पहले ऑडिटर को ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, उसको बेस बनाकर आपका ऑडिटर ऑडिट प्लान बनाता है। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर उसको लगता है कि कोई भी ऐसे न्यू ऑडिट एविडेंसेस उसको मिले हैं या कोई भी सिचुएशन चेंज हुई है जिसकी वजह से अगर आपके ऑडिटर को लगता है कि उसको अपने इनिशियल ऑडिट प्लान को रिवाइज करने की जरूरत है या फिर उसको अपने इनिशियल ऑडिट स्ट्रेटेजी को रिवाइज करने की नीड है, तो वो कर सकता है। तो ये पॉइंट कहता है कि आपके ऑडिटर को लगता है कि उसको अपनी मटेरियलिटी लेवल को रिवाइज करने की नीड है एंड देयरफॉर अ डेविएशन फ्रॉम द ऑलरेडी सेट ऑडिट स्ट्रेटेजी इज फेल्ट नेसेसरी। ये पॉइंट कहता है कि उसने मटेरियलिटी लेवल को चेंज किया है। हमने ये पॉइंट ऐसे नंबर 320 में भी पढ़ा है और ऊपर भी हमने एक किसी MCQ में इस पॉइंट को कवर किया था कि आपके ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बिकॉज ऑफ द चेंज इन सर्कमस्टांसेस या फिर कोई न्यू ऑडिट एविडेंसेस उसको मिले हैं, उसको ऐसा लगता है कि जो उसने अपनी ओरिजिनल मटेरियलिटी लेवल को सेट किया था उसको रिवाइज करने की नीड है, तो वो उसको रिवाइज कर सकता है। और उस रिवीजन की वजह से अगर आपके ऑडिटर को लगता है कि उसको अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करना पड़ेगा, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी को भी रिवाइज कर सकता है। और अगर आपकी स्ट्रेटेजी रिवाइज होगी तो स्ट्रेटेजी के बेस पे ही आपका प्लान बनता है, तो आपके ऑडिटर को अपने ऑडिट प्लान को भी रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये कहता है इन दिस केस ही शुड, तो अगर वो अपनी मटेरियलिटी लेवल को चेंज करता है तो आपके ऑडिटर को क्या करना चाहिए? इस चीज का जवाब आपको देना है। नंबर ए, कंटिन्यू विद द ऑडिट प्लान विदाउट कंसिडरिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो इसको कैंसिल कर दो। अभी मैंने आपको बताया अगर मटेरियलिटी लेवल चेंज हुई है तो उसको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बदलेगा तो उसको अपना प्लान बदलना पड़ेगा। बी पॉइंट क्या कहता है? ड्रॉप द ऑडिट
वो कहता है कि तुम ऐसा करो, मटेरियलिटी लेवल चेंज होगी तो ऑडिट ही छोड़ दो और विड्रॉ कर दो ऑडिट एंगेजमेंट से। कितनी सेंसलेस बात है, ये तो बिल्कुल नहीं है। सी, फर्स्ट मॉडिफाई करो अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी को। हाँ, ये सही लग रहा है कि सबसे पहले अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी को भी चेंज करो और उसके बाद तुम ऑडिट प्लान बनाओ अकॉर्डिंगली। यस, दिस इज योर राइट आंसर कि अगर मटेरियलिटी लेवल चेंज हुई उसके बाद ऑडिटर अपनी स्ट्रेटेजी को भी चेंज करेगा, और क्योंकि स्ट्रेटेजी चेंज हुई है तो उसको अपना प्लान भी चेंज करना पड़ेगा। सो आपके 22 का आंसर बनता है सी। मूविंग फॉरवर्ड टू 23, क्या कहता है ये, मेसर्स एमएनओ एंड कंपनी, अ फर्म विद 3 पार्टनर्स। मेसर्स एमएनओ एंड कंपनी कोई सीए फर्म है, उसके अंदर 3 पार्टनर है। दे आर द स्टैच्यूटरी ऑडिटर फॉर पीएसएल लिमिटेड। लिमिटेड है मतलब एक पब्लिक कंपनी है, इसके आप स्टैच्यूटरी ऑडिटर हो। अ कंपनी विच इज इंगेज्ड इन रियल स्टेट बिजनेस। पीएसएल लिमिटेड एक रियल स्टेट बिजनेस में काम करती है। पीएसएल लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च्ड अ रियल स्टेट प्रोजेक्ट इन बेंगलोर वाइट फील्ड लोकेशन एट ऑल इंक्लूसिव प्राइस ऑफ 5500। इस पीएसएल लिमिटेड जो एक रियल स्टेट के सेक्टर में काम करती है, उसने अभी अभी बेंगलोर में एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट अपना इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है, और जिसकी कॉस्ट क्या है 5500। इसको तुम बोल सकते हो क्योंकि रियल स्टेट प्रोजेक्ट है तो ये 5500 पर स्क्वायर फीट होगा, ठीक है। एनीवेज हमें कोई इससे लेना देना नहीं है कि पर स्क्वायर फीट है या क्या है, बट फिर भी एनीवेज आगे। पीसीएल लिमिटेड ऑल्सो अनाउंस्ड दैट देयर फर्स्ट 50 कस्टमर वुड बी अलाउड अ स्पेशल इनॉग्रेशन डिस्काउंट ऑफ 10%। उसने बोला कि जो भी हमारे पहले 10 कस्टमर आएंगे उनको हम, पहले हमारे 50 कस्टमर आएंगे उनको हम 10% का डिस्काउंट देंगे। ओके। Mr. M, one of the partners with M&O and Company and the audit engagement partner for PCL Limited। अब Mr. M है जो आपकी M&O मतलब जो आपकी ऑडिट फर्म है, जो आपकी फर्म है उसका पार्टनर है और आपकी ऑडिट एंगेजमेंट का एंगेजमेंट पार्टनर भी है। उसने PCL लिमिटेड में मतलब उसी प्रोजेक्ट में क्या किया, उसने आपका एक फ्लैट बुक किया है, 3 BHK का फ्लैट है, एंड उसको भी आपका डिस्काउंट ऑफर हुआ है। मतलब 5500 के फ्लैट पे 10% का डिस्काउंट अगर निकाल दूं तो पर स्क्वायर कॉस्ट बनती है उसकी 4950। इसके ऊपर उसको वो फ्लैट ऑफर हुआ है, राइट। अनदर पार्टनर मिस्टर एन, मिस्टर एन ने भी एक क्या बुक किया है, 3 BHK फ्लैट बुक किया है एट द इंक्लूसिव प्राइस ऑफ 5500। उस बेचारे को कोई डिस्काउंट नहीं मिला, उसने 5500 के ऊपर ही अपना फ्लैट बुक किया है। हो सकता है वो पहले 50 कस्टमर में नहीं आया होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि नीचे दिए हुए ऑप्शंस में क्या करेक्ट है। अब आपको ऊपर ही दिमाग चल जाना चाहिए कि ये आपसे कहीं ना कहीं आपसे 141 सबसेक्शन 3 में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने अमाउंट प्रिस्क्राइब किया है, बिजनेस रिलेशनशिप की बात हो रही है, राइट। तो कहता है कि इसमें से कौन सी चीज सही है। मेसर्स एमएनओ एंड कंपनी बीइंग द ऑडिटर शैल नॉट सफर एनी डिस्क्वालिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन बाय मिस्टर एम विद द ऑडिट क्लाइंट सिंस मिस्टर एन वाज नॉट ऑफर्ड एनी डिस्काउंट इन द बुकिंग प्राइस। देखो डिस्क्वालिफिकेशन तो होगी नहीं, ये तो कंफर्म्ड है, लेकिन रीजन ये नहीं है। रीजन ये है कि जो डिस्काउंट बाकी सारे कस्टमर्स को मिला आर्म लेंथ पे, वही डिस्काउंट आपके ऑडिटर को भी मिला, तो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे अट्रैक्ट हो नहीं रही है। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, ये बात सही है, लेकिन जो रीजन दिया है इस पॉइंट में वो रीजन आपका गलत दिया है, राइट। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, Messrs M&O and Company being the auditor shall not suffer any disqualification। ओके, उसको डिस्क्वालिफिकेशन तो अट्रैक्ट नहीं होगी, ये तो कंफर्म्ड है। ऑन अकाउंट ऑफ सच बिजनेस ट्रांजैक्शंस बाय मिस्टर एम एंड मिस्टर एन विद द पीसीएल लिमिटेड सिंस द थर्ड पार्टनर मिस्टर ओ। इसकी क्या सेंस है, तीसरे पार्टनर की बात कैसे आ गई जब मिस्टर एम और एन की बात हो रही है। तो कुछ भी लिखा है ऑप्शन बनाने के लिए इग्नोर। आगे, मेसर्स एम&ओ एंड कंपनी बीइंग द ऑडिटर शैल नॉट सफर एनी डिस्क्वालिफिकेशन, सही बात है। रीजन बताओ क्या है। रीजन, on account of such business transactions by Mr. M and Mr. N with the audit client, since business transactions with the audit client are in the ordinary course of business are allowed without any। देखो यहां तक उसने ठीक बोला कि ordinary course of business है, यहां तक हम अग्री कर रहे थे इसके साथ, लेकिन उसने ये क्या लिख दिया आगे, are allowed without any considerations on transaction price। ये क्या बात हुई, हमने कंसिडरेशन दी है, राइट। हमारा यहाँ पे उसको डिस्क्वालीफाई ना करने का रीजन है आर्म लेंथ पे ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, डी इसका आंसर है। क्या लिखा है यहाँ पे, मेसर्स एम एंड कंपनी बीइंग द ऑडिटर शैल नॉट सफर एनी डिस्क्वालिफिकेशन। रीजन ये है मिस्टर क्वालिफाइड एज अमंग द 50 एलिजिबल कस्टमर। आपका जो मिस्टर एम था वो पहले 50 कस्टमर्स पे आता था और उसको भी 10% का ही डिस्काउंट मिला। जो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है ये,
Raj Private Limited is engaged in the business of retail and has its retail outlets कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया। आप सिर्फ इतना समझो, राज प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है और वो किस में डील करते हैं, वो रिटेल के बिजनेस में है और उसके एट प्रेजेंट 59 आउटलेट है और वो सोच रही है कि अगले आने वाले 2 सालों में उसको एटलीस्ट ऑल ओवर इंडिया 100 आउटलेट्स चाहिए। कंपनी के ऑडिटर है राजन एसोसिएट्स, ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पिछले 20 साल से ऑडिट कर रही है, लेकिन आपकी इस कंपनी के पास रिटेल सेक्टर का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसी वजह से आपकी कंपनी सोच रही है कि क्योंकि हमें ये पहली बार ऑडिट मिली है तो हम बहुत ही एफिशिएंट वे से ऑडिट करने के लिए ऑडिट की प्लानिंग करेंगे। तो सही सोचा आपकी कंपनी ने, मतलब सॉरी आपकी फर्म ने बिल्कुल सही सोचा। आगे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिस्क असेसमेंट बाय द ऑडिटर्स, मतलब जब आपका ऑडिटर ऐसे 315 लगाकर एंटिटी को समझ रहा था, उसके एनवायरनमेंट को समझ रहा था, रिस्क की असेसमेंट कर रहा था, इट वाज डिस्कस्ड दैट द कंपनी इज ऑपरेटिंग एन इंडस्ट्री वेयर द ऑपरेशंस आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्टली द प्रोसेसेस आर नोन टू ऑल। तो आपके ऑडिटर ने बोला कि देखो, जिस टाइप की इंडस्ट्री में हमारी एंटिटी काम कर रही है वो इस टाइप की इंडस्ट्री है जहां पे रिस्क ज्यादा नहीं है क्योंकि ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स नहीं है, और जिस टाइप की ये प्रोसेस को फॉलो करती है वो ऐसे प्रोसेसेस है जो सबको ही पता है। इसका मतलब इस टाइप की एंटिटी में रिस्क क्या होगा, कम होगा। अब आपके ऑडिटर ने ये एक प्राइमा फेसी अपना ओपिनियन बनाया, इस वजह से उसने सोचा कि जो भी आपके ऑडिटर को रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की असेसमेंट करनी पड़ती है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की असेसमेंट करते टाइम आपका ऑडिटर 2 कंपोनेंट की असेसमेंट करता है, एक तो इनहेरेंट रिस्क और दूसरा कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को मिला के मिलता है आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो आपका ऑडिटर कह रहा है मैं ऐसा करता हूं, इनहेरेंट रिस्क को नहीं चेक करता हूं, एंटिटी में सिर्फ कंट्रोल रिस्क को चेक करता हूं, राइट। तो आपका ऑडिटर ये काम करना चाह रहा है। सो यू टेल मी, इज ऑडिटर राइट और रॉन्ग? आंसर इज ऑडिटर इज रॉन्ग। ऑडिटर को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की जब आपका ऑडिटर असेसमेंट कर रहा है, इसका मतलब आपके ऑडिटर को दोनों कंपोनेंट को चेक करना पड़ेगा, एंटिटी के इनहेरेंट रिस्क को भी और कंट्रोल रिस्क को भी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इन दिस गिवन सिचुएशन आपको एडवाइस देनी है कि इन सब में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 1, असेसमेंट ऑफ द ऑडिट टीम इज करेक्ट। आंसर इज नो, क्योंकि आपकी ऑडिट टीम कह रही है कि मैं सिर्फ इनहेरेंट रिस्क को ही चेक करूंगी, जो कि गलत ओपिनियन है, उसको दोनों रिस्क की असेसमेंट करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, असेसमेंट ऑफ ऑडिट टीम गलत है, बिल्कुल सही बात है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है कि वो प्राइवेट कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी है, वो कोई भी कंपनी हो, आपके ऑडिटर को जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की असेसमेंट करनी है तो उसको इनहेरेंट रिस्क भी चेक करना है, उसको कंट्रोल रिस्क भी चेक करना है। तो कहता है कि असेसमेंट ऑफ ऑडिट टीम गलत है। यस, ये इसका आंसर है। असेसमेंट ऑफ ऑडिट टीम गलत है, उसको दोनों कंपोनेंट की असेसमेंट करनी चाहिए थी। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5, जो क्या कहता है, क्षितिज प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी बेस्ड आउट इन नोएडा। आपकी कोई कंपनी है, नोएडा में बेस्ड है और उसके ऑपरेशन इंडिया और दुबई में भी फैले हुए हैं। द कंपनीज ऑपरेशन इन दुबई हैव इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 साल से कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, दुबई में उसके ऑपरेशन इंक्रीज होते जा रहे हैं और मैनेजमेंट बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिट मैनेजमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग दैट दे शुड फोकस ऑन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी। अब क्योंकि कंपनी, जो आपकी कंपनी की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो रही है, तो मैनेजमेंट सोच रही है कि मुझे ना अपने इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। इसी वजह से आपकी मैनेजमेंट ने आपके जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उनको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आपको बहुत रिग्रेसली ऑडिट करनी है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, रिपोर्ट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द कंपनी। आपके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को लेकर जो आपके ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अंडर सेक्शन 134, वो भी आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। एंड हेंस द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर वर्क आस्क्ड टू आस्क्ड रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स फ्रॉम द कंपनी। इसी वजह से आपके ऑडिटर्स ने रिस्क कंट्रोल की मैट्रिक्स मांगी आपकी कंपनी से। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपके एंटिटी ने रिस्क की असेसमेंट की होती है, राइट। उसके बाद वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स वाज नॉट अवेलेबल विद द कंपनी एंड वाज प्रिपेयर्ड इन अ ड्राफ्ट मैनर एंड द सेम वाज शेयर्ड विद द ऑडिट टीम ड्यूरिंग दैट ईयर एंड द ऑडिटर कंप्लीटेड देयर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ दैट।
वो कहता है पिछले साल भी इस कंपनी की ऑडिट हुई थी, पिछले साल जो भी ऑडिटर थे उनको हमारी कंपनी ने एक ड्राफ्ट रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स दे दी थी, मतलब उनके पास कोई भी फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं था रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स के नाम पे, इसलिए जो भी ड्राफ्ट उनके पास अवेलेबल था वही उसने अपनी पिछले साल की ऑडिट टीम को दे दी और उसने ऐसे ही ऑडिट खत्म कर ली। हाउएवर 31 मार्च 2021 के लिए आपके ऑडिटर इस बात को मान नहीं रहे हैं, वो कहते हैं हमें तो एक रोबोस्ट डॉक्यूमेंटेशन दो, एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन दो। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आपका सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। नंबर ए, रिक्वेस्ट ऑफ द ऑडिट टीम इज करेक्ट एंड मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड इट। आंसर इज यस, आपकी मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, आपकी जो टीम मांग रही है अबाउट द रोबोस्ट डॉक्यूमेंटेशन वो सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, आप चाहे बाकी के ना भी पढ़ो, राइट। उसमें लिखा भी हुआ है कि टीम की रिक्वेस्ट जस्टिफाइड नहीं है, जो कि गलत बात है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है टीम की रिक्वेस्ट जस्टिफाइड नहीं है, जो गलत बात है। यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इन विच इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की जो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है, ऑडिटर को तो रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स लेनी ही नहीं चाहिए। ऐसा कहाँ पे लिखा है, ये कोई भी यहाँ पे कहानी लिखी हुई है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 26 जो कहता है एसके प्राइवेट लिमिटेड इज अ मीडियम साइज्ड कंपनी हैविंग ऑपरेशन इन झारखंड। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका नाम एसके कंपनी है, मीडियम साइज्ड कंपनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ज़्यादा छोटी नहीं, मीडियम साइज के, झारखंड में इसके ऑपरेशंस है। द कंपनी मैन्युफैक्चर सम पार्ट्स एंड सेल्स दैट टू वेरियस डीलर्स ऑन एक्स वर्क बेसिस। कंपनी पार्ट्स बनाती है कोई भी और उसको डीलर्स को बेच देती है एक्स वर्क बेसिस। एक्स वर्क बेसिस होते हैं कि आपकी कंपनी जब तक आप जो भी माल आपकी कंपनी बेचती है वो माल जब तक कस्टमर के पास नहीं पहुंच लेता, उस माल को लेकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी कंपनी की होती है। तो उस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं एक्स वर्क बेसिस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी आर प्रिपेयर्ड एज पर इंड एस के हिसाब से कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस के हिसाब से बनाती है। एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्ट जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया सेक्शन 134 वाली रिपोर्टिंग यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। During the course of audit of the financial statement for the year ended 31 March 2021, the management of the company had a detailed discussion with the auditors for the audit planning। वो कहता है आपकी मैनेजमेंट ने आपके ऑडिटर के साथ 31 मार्च 2021 के लिए जो ऑडिट हो रही थी उसके रिगार्ड में आपकी मैनेजमेंट ने ऑडिटर के साथ। लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी नंबर 26। देखो मैं कपड़े भी चेंज करके आ गई, हाउ क्विक आई एम। वो क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी, कुछ इशू आ रहा था यार बार बार, ठीक है। तो केस स्टडी मतलब एमसीक्यू नंबर 26 क्या है आपका, एसके प्राइवेट लिमिटेड इज अ मीडियम साइज्ड कंपनी हैविंग द ऑपरेशंस इन झारखंड। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मीडियम साइज्ड कंपनी है, मतलब ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, और इसके ऑपरेशंस कहाँ पे हैं, झारखंड में इसके ऑपरेशंस है। द कंपनी मैन्युफैक्चर सम पार्ट्स एंड सेल्स दैट टू अ वेरियस डीलर्स ऑन एक्स वर्क बेसिस। क्वेश्चन कहता है कि आपकी कंपनी पार्ट्स बनाती है और उसको सेल कर देती है अपने डीलर्स को, किस बेसिस पे, एक्स वर्क बेसिस पे। ये कौन सा बेसिस होता है, इट इज एन इंटरनेशनल टर्म जो यूज होता है कि जब तक आपका प्रोडक्ट सेलर से बायर तक नहीं पहुंच जाता उस प्रोडक्ट के रिलेशंस में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सेलर की होती है, ठीक है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी आर प्रिपेयर्ड एज पर इंड एस। आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस के हिसाब से प्रिपेयर होती है। एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द सेम। मतलब आपकी कंपनी के ऊपर भी सेक्शन 134 वाली इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है जो आपके ऑडिटर को करनी पड़ती है। फिर कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन विद द फॉर द ऑडिट प्लानिंग। 31 मार्च 2021 की ऑडिट के लिए आपकी मैनेजमेंट ने आपके ऑडिटर के साथ ऑडिट की प्लानिंग को लेकर डिस्कशन करी, ऐसा यहां पे लिखा है, ओके। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, फर्दर इसके साथ साथ इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट एनी ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑडिटर शुड आल्सो बी डिस्कस्ड विद द मैनेजमेंट। ऐसा भी डिसाइड हुआ कि कोई और भी अगर आपके ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन होगी तो उस ऑब्जर्वेशन को भी आपके ऑडिटर के साथ डिस्कस किया जाएगा बिफोर कंक्लूजन बाय द ऑडिट टीम व्हिच वाज नॉट डन इन द प्रीवियस ईयर। वो कहता है कि जब एक बार आपकी ऑब्जर्वेशन फाइनल हो जाएंगी तो उसको अल्टीमेटली आपकी रिपोर्ट का हिस्सा बनाने से पहले उसको क्या किया, गिव मी 2 मिनट यार।
ओके उसको आपकी रिपोर्ट का हिस्सा बनाने से पहले उसकी डिस्कशन किसके साथ होगी, मैनेजमेंट की, जो आइडली होनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहता है कि पहले जब ऑडिट होती थी तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था, ऐसी कोई भी डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ नहीं होती थी, तो बहुत ही गलत होता था अगर ऐसा नहीं होता था तो। फिर कहता है कंसिडरिंग दिस, इसको देखते हुए द ऑडिटर स्टार्टेड द रिस्क असेसमेंट एंड रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट टू शेयर देयर डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सेम, ऑन विच द मैनेजमेंट सेड दैट दे डू नॉट हैव एनी रिस्क एंड इफ द ऑडिटर्स कम अक्रॉस एनी सच थिंग दे कैन डिस्कस दैट विद द मैनेजमेंट। वो कहता है आपके ऑडिटर ने आपकी प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए क्या शुरू किया, रिस्क की असेसमेंट शुरू करी। मतलब ऐसे 315 में जो भी उसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके रिस्क की असेसमेंट करनी है, अपने एंटिटी की इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, आपके ऑडिटर ने वो करना शुरू किया। जब उसने ये करना शुरू किया तो उसने आपकी एंटिटी से उसकी रिस्क असेसमेंट की प्रोसेस के बारे में पूछा। मतलब आपकी एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस भी आपके इंटरनल कंट्रोल का एक कॉम्पोनेंट होता है। तो जिस पे आपकी मैनेजमेंट ने बोला ये कौन सी चीज होती है, इसमें अगर आपको ऐसी कोई चीज मिल जाए तो हमें भी बता देना, ठीक है। फिर कहता है क्वेश्चन, बट द ऑडिटर्स वर नॉट कन्विंस्ड विद द व्यू ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली कन्विंस्ड नहीं थे, क्योंकि आपका ऑडिटर ऐसे नंबर 315 पढ़ के आया है, उसको पता है कि इंटरनल कंट्रोल्स के कौन कौन से कंपोनेंट है, उसको पता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल्स लगाना। फिर कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर इनपुट टू रिजोल्व दिस मैटर। मतलब ऑडिटर अब आपको इनपुट देनी है, आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। नंबर 1, द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिट टीम इज नॉट करेक्ट। क्या ऑडिट टीम जो कह रही है कि मुझे तुम अपनी एंटिटी अपनी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बताओ, क्या वो रिक्वायरमेंट गलत है? आंसर इज नो। वो तो सही बात बोल रही है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, द व्यू ऑफ द मैनेजमेंट इज करेक्ट। मैनेजमेंट का व्यू कैसे गलत है भाई? बिकॉज ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिया। ये क्या बात लिखी है, इसकी कोई सेंस भी नहीं बन रही, तो क्या ही डिस्कस करें। फिर कहता है थर्ड ऑप्शन, द व्यू ऑफ द मैनेजमेंट इज करेक्ट। जहां पे ये बात लिख दी है कि मैनेजमेंट का व्यू करेक्ट है, वो ऑप्शन ही गलत है। डी कहता है कि मैनेजमेंट का व्यू करेक्ट नहीं है, तो हाँ हम भी इस चीज से अग्री करते हैं, मैनेजमेंट का व्यू करेक्ट नहीं है। मैनेजमेंट की भी रिस्क को एसेस करने की एक प्रोसेस होनी चाहिए, विच इज ऑल्सो वन ऑफ योर कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहता है ये? AJ प्राइवेट लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ टेलीकॉम एंड हैव सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस अक्रॉस इंडिया। AJ प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशन में डील करती है अक्रॉस इंडिया, बहुत उसका बड़ा बिजनेस है, मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में है, ठीक है। कोई हिस्ट्री बोली है अभी तक हमारी ऑडिट के लिए, तो क्या रेलिवेंट है आगे। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैव बीन कंटिन्यूइंग फॉर द लास्ट 3 years एंड हैव बीन इशूइंग द क्लीन रिपोर्ट। वो कहते हैं पिछले 3 साल से इस कंपनी की ऑडिट हो रही है और अभी तक पिछले 3 सालों में इस कंपनी को कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट इश्यू नहीं हुई है, हमेशा क्लीन रिपोर्ट मिली है। मतलब एक साफ सुथरी अच्छी कंपनी है। आगे क्या कहता है? फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 की ऑडिट करते टाइम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कमेंस्ड देयर वर्क इन मार्च 2021। उन्होंने मार्च में काम करना शुरू किया। एज पर द डिस्कशंस विद द मैनेजमेंट एंड विद द प्लान टू कंप्लीट द ऑडिट बाय द फर्स्ट वीक ऑफ मई 2021। उन्होंने मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करी कि हम मई 2021 तक अपनी ऑडिट को खत्म कर देंगे। द ऑडिट टीम कंडक्टेड द वर्क एज पर द अग्रीड टाइमलाइंस एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट वर साइंड ऑन 5 मई 2021। वो कहता है ऑडिट टीम ने अपने काम को टाइमलाइन के हिसाब से किया और ऑडिट रिपोर्ट कब साइन हो गई? आपकी 5 मई 2021 को साइन हो गई, अलोंग विद द एंगेजमेंट लेटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। बात सुनना, मैनेजमेंट अपना एंगेजमेंट लेटर भी 5 मई 2021 को साइन कर रही है, जबकि उसने ऑडिट करना कब शुरू कर दिया था? मार्च के महीने में, खत्म कर दी उसने 5 मई में। और जब वो ऑडिट उसने खत्म कब कर दी? फर्स्ट वीक ऑफ मई में, और साइनिंग हो रही है उसकी 5 मई 2021 को, और उसी टाइम पे वो एंगेजमेंट लेटर साइन कर रही है। क्या मैनेजमेंट का ये एक्शन सही है या गलत है? या फिर जिस टाइम पे मैनेजमेंट ने टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एग्री किया था, जिस टाइम पे उसने आपके ऐसे नंबर 210 के हिसाब से उसने एक्सेप्टेंस दी थी अपने क्लाइंट को, उसी टाइम पर उसको अपना एंगेजमेंट लेटर साइन करना चाहिए था। आंसर इज आपकी मैनेजमेंट ये सही नहीं कर रही है, उसको एक्सेप्टेंस के टाइम पे ही अपने एंगेजमेंट लेटर को साइन करना चाहिए था। क्वेश्चन क्या कहता है? इन द गिवन सिचुएशन प्लीज एडवाइज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी करेक्ट। इसमें से एडवाइस दो कि कौन सी चीज सही है। नंबर 1, engagement letter should have been signed before the commencement of the audit work. of course engagement letter कब शुरू हो जाना चाहिए था? ऑडिट का काम शुरू होने से पहले ही आपका engagement letter साइन हो जाना चाहिए था एक्सेप्टेंस के टाइम पे। बिल्कुल ये सही बात है, ये सही ऑप्शन है। आगे, engagement letter should have been signed at least a day before। ये क्या बात है? वो कह रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट जिस दिन तुमने साइन करी उससे एक दिन पहले कम से कम तुम अपना engagement letter साइन कर लो। या कहाँ लिखा है ऐसी कोई बात? राइट। फिर कहता है engagement letter should have been signed at least a day
बिफोर साइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगेन इनकरेक्ट, कोई मतलब ही नहीं इन बातों का। डी, इंगेजमेंट लेटर इज ऑप्शनल, इसने तो बात ही अलग कह दी, वो कहता है इंगेजमेंट लेटर ऑप्शनल है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, कुछ भी कहानी लिख रहा है। आपका आंसर क्या है? ए है, कहता है कि इंगेजमेंट लेटर साइन हो जाना चाहिए बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट वर्क, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 28, क्या है ये? RIM Private Limited is engaged in the business of manufacturing of water bottles and experiencing significant increase in the turnover ऑन ईयर। वो कहता है कि आपकी रिम प्राइवेट लिमिटेड पानी बनाती है, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा टर्नओवर उसकी इंक्रीज हो रही है पिछले कुछ साल में। सब्सिडरी है वो रिम GmbH की, जो कि जर्मनी में बेस्ड है, मतलब रिम GmbH आपकी कंपनी है जो कहाँ पे बेस्ड है? वो जर्मनी में बेस्ड है, उसकी सब्सिडरी है ये। फिर कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 द कंपनी कैरिड आउट अ डिटेल्ड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इट्स इन्वेंट्री एंड PPE। वो कहता है कि 31 मार्च 2021 में कंपनी ने फिजिकल वेरिफिकेशन करी, मतलब मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन करी अपनी एसेट्स की, मतलब इन्वेंट्री की और प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की। ओके, आगे ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 31 मार्च 2021 की बात कर रहे हैं, वेरियस अदर एक्टिविटीज वर कैरिड आउट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी इन इट्स ऑपरेशंस एंड रिडक्शंस ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी और भी एक्टिविटीज कैरिड आउट हुई ताकि कंपनी की ऑपरेशंस की एफिशिएंसी बढ़ जाए और उसकी कॉस्ट कम हो जाए। ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी स्टार्टेड देयर ऑडिट वर्क फ्रॉम द अप्रैल 2021, मतलब 31 मार्च 2021 में कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, अप्रैल 21 से उस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने अपनी ऑडिट करना शुरू कर दिया एंड रिक्वेस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑन द चेंजेस इन द प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर। और उसने मैनेजमेंट से क्या बोला कि आप मुझे डॉक्यूमेंटेशन दे दो जो भी आपके चेंजेस हुए हैं आपके फाइनेंशियल ईयर में, एज वेल एज उसका जो भी इंपैक्ट पड़ रहा है आपके कंट्रोल्स पे, मुझे उससे रिलेटेड भी आप डॉक्यूमेंटेशन दे दो। इन शॉर्ट, आपके ऑडिटर ने मैनेजमेंट से क्या मांगी है? इन्फॉर्मेशन मांगी है। ओके, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टोल्ड द ऑडिटर दैट ऑल सच डॉक्यूमेंटेशन इज मेंटेन्ड बाय द पेरेंट कंपनी। अब वो कहती है अब आपकी जो कंपनी है वो इंडिया में है, जो सब्सिडरी कंपनी है, और उसकी पेरेंट कंपनी जर्मनी में है, और आपका ऑडिटर जब आपकी कंपनी से क्या मांग रहा है? डॉक्यूमेंट मांग रहा है, इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो आपकी कंपनी कहती है कि इस कंपनी की पेरेंट कंपनी तो जर्मनी में है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट वहीं पे रखे हुए हैं, और ये जो हमारी कंपनी है इट इज अ क्लोजली हेल्ड प्राइवेट कंपनी एंड इवन दो द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स रिपोर्टिंग इज एप्लीकेबल ऑन दिस कंपनी, द पेरेंट कंपनी इज टेकिंग ड्यू केयर ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस। सीधी सी बात है, इस कंपनी ने उठा के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पेरेंट कंपनी के ऊपर डाल दी। कह रही है, वो खुद ही बता रही कि देखो मेरे ऊपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है, बट फिर भी सारी की सारी मेरी प्रोसेसेस के रिलेशन में जो भी सारी चीज़ें हैंडल करिए वो मेरी पेरेंट कंपनी हैंडल करिए, तो मेरे पास तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, ऐसा आपकी कंपनी कह रही है। फिर आपके जो ऑडिटर है वो अग्री नहीं करते इस व्यू ऑफ द मैनेजमेंट से, ऑब्वियसली अग्री नहीं करेंगे, राइट। प्लीज एडवाइज बोथ द मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स। अब ये क्वेश्चन आपके पास आया है और कहता है कि आप ऑडिटर को भी एडवाइस करो और मैनेजमेंट को भी एडवाइस करो कि ऐसी सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए आपके ऑडिटर का। पहला पॉइंट कहता है ऑडिटर्स शुड लुक फॉर द डॉक्यूमेंटेशन एज पर सार्बेन्स-ओक्सली एक्ट। मैम ये क्या एक्ट है? जैसे इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 है, वैसे ही आपका ये एक्ट है जो कंपनीज को रेगुलेट करता है। अगर मैं प्रिसाइज होकर बोलूँ तो आपका कंपनीज एक्ट 2013 एडॉप्ट ही आपकी सार्बेन्स-ओक्सली एक्ट से हुआ है। तो वो कहता है कि क्या आपके ऑडिटर को आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी चाहिए उस एक्ट के हिसाब से। क्या बात है, ऑडिटर अपनी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा आपके उस एक्ट के हिसाब से जो बाहर वाली कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो ये बिल्कुल ही सेंसलेस बात है। दूसरी बात, ऑडिटर आर करेक्ट, बिल्कुल ऑडिटर बिल्कुल सही है, एंड द मैनेजमेंट को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे, मैनेजमेंट को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। इसका आंसर ये है, एक है, आगे देख लेते हैं। Auditor are correct in this case and the management should provide the required documentation. Yes, however, in case of the parent company is covered by Sarbanes-Oxley Act, then it can be ignored by the auditor. No, see मेरी बात समझो, अगर आपका ऑडिटर इग्नोर कर देगा तो आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट करेगा? आपके ऑडिटर को कंफर्ट कैसे आएगा? आपका ऑडिटर ओपिनियन कैसे देगा? तो ये भी इनकरेक्ट है। और जो पॉइंट ये कहता है मैनेजमेंट करेक्ट है वो पॉइंट ही गलत है क्योंकि आपका ऑडिटर करेक्ट है। तो 28th का आंसर होएगा आपका बी। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 29 जो क्या कहता है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा बोरिंग हो गया। XYZ लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ द मशीनरीज यूज्ड इन बॉयलर प्लांट्स। आपकी XYZ प्राइवेट लिमिटेड क्या कहाँ पे इंगेज किस का बिजनेस करती है? आपकी इट इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मशीनरीज। ओके, आपकी जो कंपनी है वो मशीनरी के पार्ट्स बनाती है
उसमें ट्रेड करती है, मतलब सिर्फ बाय और सेल करती है वो पार्ट्स जो बॉयलर प्लांट्स में यूज होते हैं। आपको कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ ये मानो कि ये कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके आप ऑडिट करने जा रहे हो। फिर कहता है कंपनी हैज सीन द ग्रोथ ऑफ 60% इन द सेल्स एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्टिंग सिमिलर ग्रोथ इन द नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंड इज प्लानिंग टू ऑन बोर्ड न्यू डीलर्स इन ऑर्डर टू अचीव द मैनेजमेंट गोल्स। वो कहते हैं कि पिछले 3 सालों से कंपनी कंपनी क्या देख रही है, बहुत अच्छा ग्रोथ देख रही है। नहीं, पिछले कुछ सालों में कंपनी ने 60% की ग्रोथ देखी है और आने वाले 3 सालों में भी कंपनी सोच रही है कि मुझे सिमिलर ग्रोथ मिलेगी। इसी वजह से कंपनी अपने नए डीलर्स लेकर आना चाहती है। एंड परचेज डिपार्टमेंट इज ऑल्सो एक्सपेक्ट टू डेवलप न्यू सप्लायर्स। इसके साथ साथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो आपकी परचेज डिपार्टमेंट है उसमें भी नए सप्लायर ऐड होंगे ताकि आपके कस्टमर की डिमांड को मीट किया जा सके। ठीक है, आगे इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज आइडेंटिफाइड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द बैंक अकाउंट एंड अदर मास्टर डिटेल्स ऑफ द सप्लायर। अब आपकी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर्स भी हैं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी है, और जब वो ऑडिट कर रहे थे उस टाइम पे उनको कुछ चेंजेस मिले हैं आपके बैंक अकाउंट पे और आपके सप्लायर की मास्टर्स डिटेल पे, मतलब जो आपके सप्लायर का मास्टर डाटा है उसमें उसको कुछ चेंजेस मिले हैं। एट दिस एक्सपेंशन प्लानिंग फेज, वो कह रहा है कि जब आपकी कंपनी एक्सपेंड हो रही है उस टाइम पे कंपनी हैज़ नो डिफाइंड कंट्रोल टू प्रोवाइड अश्योरेंस ऑन द सेड सप्लायर मास्टर चेंजेस। वो कहता है कि चेंजेस हो गए हैं आपके सप्लायर के डाटा में, लेकिन उसके ऊपर कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ये तो एक वरी वाला पॉइंट है कि आपकी कंपनी में कोई भी कंट्रोल नहीं है कि ये आपके सप्लायर का जो मास्टर डाटा है उसको कोई भी चेंज कर रहा है। आगे मैनेजमेंट अग्रीड टू डेवलप द प्रोसेस ऑफ मंथली डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द सप्लायर। अब मैनेजमेंट को भी लगा कि भाई कोई ना कोई कंट्रोल तो होना चाहिए, तो उसने कंट्रोल लगा दिया, उसने अग्री कर लिया है कि मैं क्या करूंगी, मंथली डिटेल्ड रिव्यू करूंगी कि जो भी मेरे मास्टर डाटा में चेंजेस हो रहे हैं उसको मैं रिव्यू करूंगी, मतलब उसको रिव्यू करेगा आपका फाइनेंस असिस्टेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर कि सिर्फ अथोराइज्ड चेंजेस ही हो। मतलब उसने क्या लगा दिया यहाँ पे कि इंटरनल कंट्रोल लगा दिया। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, वन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो कि ये बता दो ये वाला जो कंट्रोल हमने लगाया है ये कंट्रोल हमारा किस टाइप का कंट्रोल है, किस टाइप का कंट्रोल है, आप मुझे बताओ कि ये किस टाइप का कंट्रोल है। जब आपकी मैनेजमेंट ने ये कंट्रोल लगाया है ये क्या फंक्शन को परफॉर्म करेगा। मैम जैसे ही मेरी मैनेजमेंट रिव्यू करेगी, मंथली रिव्यू करेगी, तो उसको समझ में आ जाएगा कि जो भी चेंजेस विदाउट ऑथराइजेशन हुए हैं तो वो क्या पकड़े जाएंगे, वो चेंजेस पकड़े जाएंगे, मतलब वो डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। तो आपके इन कंट्रोल को लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी मैनेजमेंट अनऑथराइज्ड चेंजेस को डिटेक्ट कर सके। तो ये कंट्रोल कैसे कंट्रोल्स हुए, डिटेक्टिव कंट्रोल्स हुए। पता नहीं इतनी रामायण क्यों लिखी है, सिर्फ अगर ये नीचे वाला पैराग्राफ भी दे देते तो भी इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता। बट एनीवेज एग्जाम्स में ऐसे ही केस स्टडीज़ आएंगी जो आपका टाइम भी वेस्ट कराएंगे। सो मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कोई एक पैराग्राफ उठा के पढ़ो या पहले आप ऑप्शंस पढ़ो उसके बाद आप ऊपर जाओ। हमेशा सीरीज से ही क्वेश्चन पढ़ना, बिगिनिंग से ही क्वेश्चन पढ़ना, पूरी एमसीक्यू को ही पढ़ना, क्योंकि वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। 30th क्वेश्चन क्या है आपका, द मैनेजमेंट ऑफ मुग्गू लिमिटेड हैज लिमिटेड, मैनेजमेंट ऑफ मुग्गू लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, हैज डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स इन इट्स अकाउंटिंग सिस्टम इन सच अ वे दैट द वर्क ऑफ वन पर्सन इज रिव्यूड बाय अनदर पर्सन। वो कहता है कि आपकी कोई मुग्गू लिमिटेड है, उसकी मैनेजमेंट ने इतने अच्छे कंट्रोल्स लगाए हैं कि जो काम आपका एक बंदा करता है, एक एम्प्लॉय का किया हुआ काम ऑटोमेटिकली दूसरा एम्प्लॉय चेक कर लेता है। तो ये तो हमें पता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल चेक। ठीक है, सिंस नो इंडिविजुअल एम्प्लॉय इज अलाउड टू हैंडल अ टास्क अलोन, उसके साथ साथ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी है यहाँ पे। कोई भी बंदा एक टास्क को नहीं हैंडल करता खुद से फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, द चांसेस ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड्स एंड एरर्स आर हाई। वो कहते हैं कंट्रोल इतने अच्छे हैं कि अगर फ्रॉड हो भी गया तो उसकी डिटेक्शन हो जाएगी। CA ओलिव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21। आपके CA ओलिव को आपकी करंट ईयर की ऑडिट के लिए अपॉइंट किया है। बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट शी वॉन्ट्स टू इवेल्युएट द इंटरनल सिस्टम ऑफ मुग्गू लिमिटेड, उसको इवेल्युएशन करनी है कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स की, करनी भी चाहिए। To facilitate the accumulations of the information necessary for the proper review and evaluation of the internal control, CA Olive decided to use the internal control questionnaire. Questionnaire is a method that is used by auditor for evaluation of the internal controls. ठीक है, तो उसने एक मेथड यूज़ किया कि मैं क्वेश्चनियर का मेथड यूज़ करती हूँ और मैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करूँगी इस एंटिटी में लगे हुए इंटरनल कंट्रोल्स की, टू नो एंड एसिमुलेट द सिस्टम एंड इवेल्युएट द सेम। ठीक है, अच्छी बात है अगर उसने क्वेश्चनियर
चूज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब मैं ये डिस्कस नहीं करूंगी क्वेश्चन ये क्या होता है, नरेटिव रिकॉर्ड्स क्या होता है, फ्लो चार्ट्स, नो, ऑल दीज आर मेथड्स विच यू नीड टू लर्न व्हेन यू वुड हैव स्टडीड योर एसे नंबर 315 एंड चैप्टर नंबर 3, राइट। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नीड नॉट टू बी फ्रेम्ड अंडर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर रिलेटिंग टू द परचेसेस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, कि अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको परचेसेस की चेकिंग करनी है तो परचेसेस की चेकिंग करते टाइम आप इनमें से मैनेजमेंट से कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछोगे। क्वेश्चन ये है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछोगे। नंबर 1, आर ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी फ्रॉम परचेसेस लिमिटेड टू बी इलेक्टेड टू इलेक्टेड ऑफिशियल्स। वो कहता है, सीधी सी बात है, आर ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी फॉर परचेजेस लिमिटेड टू दी इलेक्टेड ऑफिशियल्स। वो कहता है कि जो आपकी ऑथराइजेशंस करते हैं परचेजेस की, क्या वो सिर्फ इलेक्टेड ऑफिशियल्स है, मतलब सेलेक्टेड ऑफिशियल्स है। आंसर इज, या तो आपकी मैनेजमेंट इस पर येस बोलेगी, या तो नो बोलेगी, या तो NA बोलेगी। बात ये नहीं है वो क्या बोलेगी, बात ये कि क्या ये क्वेश्चन परचेजेस के लिए रेलिवेंट है या नहीं। आंसर इज यस, ये तो रेलिवेंट है, तो इसका मतलब हमें तो ये बताना है कि कौन सा रेलिवेंट नहीं है, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड, आर पेमेंट्स अप्रूव्ड ओनली ऑन द ओरिजिनल इनवॉइसेस। जब आप परचेजेस के लिए पेमेंट करते हो तो क्या उसकी पेमेंट की जो रिलीज होती है वो तभी उस पेमेंट को रिलीज किया जाता है जब उसके अगेंस्ट, परचेजेस के अगेंस्ट ओरिजिनल इनवॉइसेस आते हैं। तो यस, ये भी एक रेलिवेंट पॉइंट है, तो ये भी मेरा आंसर तो नहीं हो सकता। तीसरा, डज ऑथोराइज्ड ऑफिशियल थोरली रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स बिफोर साइनिंग द चेक। वो कहता है कि जो भी आपका ऑथोराइज्ड ऑफिशियल है वो चेक को साइन करने से पहले, मतलब परचेजेस जब आप करते हो उसके अगेंस्ट आप चेक इशू करते हो, चेक के थ्रू जब पेमेंट रिलीज करते हो, उसको रिलीज करने से पहले ऑफिशियली उसको थोरली उसका रिव्यू होता है। तो यस, ये भी एक रेलिवेंट क्वेश्चन बनता है परचेजेस के लिए, तो ये भी यहाँ पे कवर नहीं होगा। डी पॉइंट क्या है, आर मंथली बैंक रिकंसिलिएशन implemented for each and every bank account of the company। अब ये पॉइंट कहता है क्या आपकी कंपनी, जो भी आपकी कंपनी के पास जितने भी बैंक के अकाउंट्स हैं उनके रिलेशन में मंथली आप बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हो। तो मुझे बताओ ये यहाँ का पॉइंट है या कैश की चेकिंग का पॉइंट है, कैश पे लगे हुए इंटरनल कंट्रोल्स का पॉइंट है। तो क्वेश्चन आपका आंसर है कि ये कैश और बैंक के ऊपर जो भी आपकी एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाई हैं, ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाना चाहिए। इसका परचेजेस से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये वो इंटरनल कंट्रोल है जो रेलिवेंट नहीं है। तो आपका 30th का आंसर होगा डी, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चन नंबर 31। The firm, let me change the color, again getting bored. क्वेश्चन नंबर 31, द फर्म, किसी भी एक पॉइंट को छोड़ना नहीं है। आपको स्पीड स्लो लग रही है बट फिर भी स्पीड को आप तेज मत करना प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि आप जितनी आराम से सुनोगे उतना एक तो आपको केस स्टडीज करना आएगा, MCQ करना आएगा, आपको डर नहीं लगेगा, और ऊपर से आपको एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 31, द फर्म फ्रॉम विच यू आर परस्यूइंग योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग इज द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द ABC। क्वेश्चन नंबर 31 कहाँ पे थे, देर इज सम नॉइज हैपनिंग behind me. I am not sure if you are getting to hear that noise or not, but it is definitely disturbing me. So even if you are getting to hear some noise behind me, I can't do anything because माता का कीर्तन चल रहा है, क्या करेंगे अभी। अगर मैं रुकवाने के लिए गई तो मुझे फिर वो अधर्मी बोलेंगे। दोबारा कह रहे फिर क्या कह रहा है, द फर्म फ्रॉम विच यू आर परस्यूइंग योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग इज द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द ABC लिमिटेड। वो कहता है जिस फर्म से आप अपनी इंटर्नशिप कर रहे हो वो फर्म आपकी ABC लिमिटेड की इंटरनल ऑडिटर है। वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट ऑफ द कंपनी एम्प्लॉइज यू कम अक्रॉस सम बिल्स विच आर क्लियरली नॉट मेडिकल इन नेचर। वो कह रहा है कि जब आपकी कंपनी ऑडिट कर रही थी उस टाइम पे जब उसने रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के वाउचर उठाए, उसको कुछ ऐसे बिल्स मिले जो देखने से ही पता लग रहा था वो मेडिकल नेचर के नहीं है, ठीक है। एंड सम अदर विच हैव बीन ओवर रिटन, और कुछ उसको ऐसे वाउचर मिले जिस पे ओवर राइटिंग की हुई थी, मतलब ऐसे 3000 को बनाया हुआ था 8000,
ठीक है, ऐसे ओवरराइटिंग की हुई थी। ड्यूरिंग द डिस्कशंस द अकाउंटेंट पॉइंट्स आउट दैट द एम्प्लॉय इज फंक्शनल हेड हु एंजॉयज अ सिग्निफिकेंट हायर मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट लिमिट। जब आपने आपके अकाउंटेंट से पूछा कि भाई इतने ज़्यादा मेडिकल के जो ये वाउचर्स बनाए हुए आपने रीइंबर्समेंट के वो कैसे हैं, तो उसने बोला कि आपका जो एम्प्लॉय है वो फंक्शनल हेड और उसको ज़्यादा रीइंबर्समेंट मिलती है एंड दैट यू शुड इग्नोर दिस बिल्स एज द अमाउंट इज नॉट मटीरियल। वो आपको आपका अकाउंटेंट कह रहा है कि आप इग्नोर करो इन बिल्स को क्योंकि अमाउंट मटेरियल नहीं है। अब आपको ये बताना है कि आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए बीइंग एन ऑडिटर। क्वेश्चन कहता है यू विल एक्सेप्ट द एक्सप्लेनेशन एंड यू विल एक्सेप्ट द एक्सप्लेनेशन एंड द बिल्स। कैसे कर लोगे एक्सेप्ट? आपका दिमाग आपका ऐसे दोस्तों ने आपको क्या बोला है कि बीइंग एन ऑडिटर जब भी आप ऑडिट करोगे यू शुड एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, यू शुड रिमेन अलर्ट थ्रू आउट योर ऑडिट इन रिलेशन टू दोज ऑडिट एविडेंसेस विच मे कास्ट अ डाउट। तो यहाँ पे आपके ऑडिटर को डाउट आ रहा है तो आपका ऑडिटर अलर्ट होएगा कि क्या कहीं इन ओवर राइटिंग की वजह से, इस एक्सेसिव रीइंबर्समेंट की वजह से एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं है। तो आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म्ड है। दूसरा पॉइंट, रिकमेंड करोगे दैट द क्लेम शुड बी रिड्यूस्ड एंड क्लियर गाइडलाइंस शुड बी इश्यूड टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑन द मैटर विद द प्रोविजन फॉर अ डिसिप्लिनरी एक्शन। हाँ, ये किया जा सकता है कि आप एक रिकमेंडेशन दे दो कि एक तो तुम ऐसा करो इस क्लेम को सारे के सारे एम्प्लॉइज के लिए रिड्यूस कर दो, इतना एक्सेसिव देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है, और उसके साथ साथ तुम क्लियर गाइडलाइंस इशू करो अपने एम्प्लॉइज को। तो ये रीजनेबल सजेशन लग रही है हमें अभी तक। आगे, रिकमेंड दैट द एम्प्लॉइज बी आस्क्ड टू सबमिट फ्रेश बिल्स टू अवेल द टैक्स बेनिफिट। इससे फायदा क्या हुआ? एंटिटी के जो भी रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स है उसमें कुछ फायदा हो रहा है? नहीं। तो ये क्या रिकमेंडेशन दिया आपने? तो ये तो बिल्कुल इनवैलिड है। चौथा, रिकमेंड दैट द एम्प्लॉइज टू बी टैक्स्ड ऑन द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द सस्पेक्ट बिल। ये कैसी सजेशन दे रहा है? इसका एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को बेटर करने से क्या लेना देना? तो इसका आंसर क्या है? बी। लेट मी टेल यू समथिंग, समटाइम्स यू विल कम अक्रॉस सर्टेन एमसीक्यूज, सर्टेन केस स्टडीज जहां पे आपको भी अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है, आपको बेस्ट केस सिनेरियो सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई भी एसेज नहीं लग रहा है, कोई भी आपका चैप्टर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, इस केस में बेस्ट प्रोसेस क्या है, बेस्ट रिकमेंडेशन क्या है। तो इसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं जा सकती। इन द सेम वे जब आप अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे, वहाँ पे एमसीक्यूज सोल्व करोगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहता है क्वेश्चन? एडुकेट डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स मे नॉट लीड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। वो कहता है कि मान लो आपकी एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाई हैं और वो एडुकेट है, मतलब अच्छे से वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनका क्या बेनिफिट नहीं होगा? नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्रॉड्स एंड एरर। आप उनसे फ्रॉड और एरर को नहीं ढूंढ पाओगे, नहीं। इससे आपकी एंटिटी जब भी इंटरनल कंट्रोल्स लगाती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होने वाली मिस स्टेटमेंट, चाहे वो एरर्स की वजह से हो चाहे वो फ्रॉड्स की वजह से हो, उसको ढूंढ पाए। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ गैप्स इन प्रोसेस, इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके इंटरनल कंट्रोल्स। अब्यूज बाय द प्रोसेस ओनर और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। देखो, अब्यूज बाय प्रोसेस ओनर इज योर लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कैसे लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल? तो अगर आपके इंटरनल कंट्रोल अच्छे भी हैं और वो इफेक्टिवली काम भी कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को हटा नहीं सकते। ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है, इंटरनल कंट्रोल्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मैनेजमेंट की है, उसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एम्प्लॉयज़ की है। तो जो भी एम्प्लॉयज़ आपके प्रोसेस लेवल पे काम करते हैं, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, उनको इन्होंने यहाँ पे प्रोसेस ओनर्स कहा है। अगर वही लोग इंटरनल कंट्रोल्स का अब्यूज़ करेंगे तो कैसे ढूंढ पाओगे आप? ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपके इंटरनल कंट्रोल्स प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, एंड दिस इज वन ऑफ योर लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 33 विच सेज KPL प्राइवेट लिमिटेड इज अ लार्ज सॉफ्टवेयर कंपनी बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद। वो कहता है KPL आपकी एक लार्ज सॉफ्टवेयर कंपनी है, हैदराबाद में बेस्ड है। एनुअल टर्नओवर कंपनी की 2100 करोड़ है। ठीक है, कंपनी सॉफ्टवेयर बेचती है और उसके साथ साथ वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट भी करती है अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, अभी तक तो ये कंपनी की क्या है, मेरी कंपनी की मेरी हिस्ट्री है।
आगे, द मेजर चंक ऑफ द रेवेन्यू कम्स थ्रू फ्रॉम द सेल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर ओनली। वो कहता है कि जो भी आपकी कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है वो आता है सॉफ्टवेयर को बेचने से। द कंपनी वर्क्स ऑन अ कंप्लीटली पेपरलेस ऑफिस एंड यार देयर इज टू मच नॉइज। बन जाऊं क्या अधर्मी, कर दूं क्या कंप्लेन? ओके, द मेजर चंक ऑफ द रेवेन्यू कम्स थ्रू फ्रॉम द सेल ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो आपकी कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है वो कहाँ से आता है? सॉफ्टवेयर को बेचने से आता है। द कंपनी वर्क्स ऑन अ कंप्लीटली पेपरलेस ऑफिस। वो कहता है हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम करती है, बहुत ही कम पेपर का इस्तेमाल करती है और उसके मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट कहाँ पे अवेलेबल है? सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। अच्छी बात है। आगे, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 द ऑडिटर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ऑडिट ऑब्टेन्ड वेरियस ऑडिट एविडेंसेज, सम ऑफ विच वर इन द हार्ड कॉपी लेकिन मोस्ट ऑफ देम वर इन द सॉफ्ट कॉपी। वो कहता है मेरे ऑडिटर ने 31 मार्च 2021 में अपनी ऑडिट शुरू की और उसने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कलेक्ट करना शुरू किया। आपके बहुत सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के कैसे थे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थे, लेकिन कुछ उसके आपके हार्ड फॉर्म में थे। उससे हमें क्या फर्क पड़ता है कि कंपनी को कंपनी किस फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रही है और हमारे ऑडिटर ने किस फॉर्म में उसको कलेक्ट किया है। अब हमारा जो एसए नंबर 230 है वहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि आपका ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकता है और फिजिकल फॉर्म में भी मेंटेन कर सकता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऑडिटर किस तरीके से ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहा है। ऑन द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट द ऑडिटर्स आर इन द डायलेमा वेदर टू मेंटेन देयर डॉक्यूमेंटेशन एंटायरली इन द हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी और कैन बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ। अभी मैंने बताया कि आपका ऑडिटर चाहे तो अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मिक्सचर ऑफ बोथ रख सकता है, मतलब चाहे तो वो टोटली हार्ड कॉपी में मेंटेन कर सकता है, एक ऑडिट फाइल बना सकता है जहां पे आपके पेपर्स यूज होंगे, या फिर वो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर सकता है, या फिर वो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों का एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकता है टू मेंटेन दी डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो कहता है कि आफ्टर कंसल्टेशन विद द वेरियस पर्संस, आपके ऑडिटर ने बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्टेशन करी और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि क्योंकि कंपनी एक फुल्ली ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम करती है तो मुझे भी अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्ट कॉपी में ही रखनी चाहिए, जो कि गलत कंक्लूजन है क्योंकि ऐसे नंबर 230 में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। तो आपको एडवाइस करना है कि क्या आपके ऑडिटर की ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है या नहीं है। कहता है पहला ऑप्शन, दिस इज अ मैटर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस फॉर अ क्लाइंट वर्किंग इन अ फुली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो आप उसको सॉफ्ट कॉपी में ही लिखो, काटो इस बात को, क्योंकि मैंने आपको भी क्या बताया कि सॉफ्ट कॉपी प्लस हार्ड कॉपी दोनों वो यूज कर सकता है, कोई भी इशू नहीं है। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दिस डॉक्यूमेंटेशन कैन बी अ मिक्स। बस यही बात हमें सुननी थी कि आपका ऐसे नंबर 230 ये बात कहता है, तो 33 का आपका आंसर आएगा बी। Moving forward to question number 34, which says KG Private Limited is engaged in the business of e-commerce. आपकी KG Private Limited is engaged in the business of e-commerce wherein most of the operations are automated. जहाँ पे बहुत सारे automated operations हैं. The company has a SAP at its ERP package and is planning to upgrade the SAP version. कंपनी के ERP का पैकेज is SAP and company is planning to upgrade that package. Currently, the version of SAP being used is fine, but the higher version would lead to increase in the efficiency, and hence the company is considering this plan, which will also involve a huge outlay. वो कहता है कि company whichever SAP company is using, कंपनी सोच रही है कि जो नया वर्जन है सैप का, अगर मैंने उसको इंप्लीमेंट किया तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट होंगे और मेरा आउटले मतलब मेरा इनफ्लो कैश को लेकर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। केपीपी एंड एसोसिएट्स वर अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी। केपीपी एंड एसोसिएट्स को आपकी कंपनी ने मतलब इस कंपनी ने अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया है। कौन से साल के लिए? 31 मार्च 2021 के लिए। एंड द स्टैट्यूटरी ऑडिट फर्म हैज बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ विच द फर्म डिड वाज मोर ऑफ रिस्क एडवाइजरी और इंटरनल ऑडिट। वो कहता है कि आपकी कंपनी इस टाइप की इंडस्ट्री में बहुत टाइम से काम कर रही है, लेकिन आपकी एंटिटी, यार मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस नॉइज।
आई थिंक आई विल बी एंडिंग दिस क्लास विद दिस केस स्टडी ओनली, राइट। ये कह रहा है कि जो आपकी केपीपी एंड एसोसिएट्स है वो इस टाइप की इंडस्ट्री में बहुत लंबे टाइम से काम कर रही है, लेकिन वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करती है। वो क्या करती है, आपकी रिस्क एडवाइजरी या फिर इंटरनल ऑडिट का काम करती है। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ऑडिट विल बी कंडक्टेड एंड दैट्स वाई ऑडिट टीम स्टार्टेड ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी विच इंक्लूडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सैप सिस्टम ऑफ द कंपनी। वो कहता है कि आपकी कंपनी सबसे पहली बार इस टाइप की इंडस्ट्री, इस टाइप की एंटिटी का काम कर रही है, तो उसने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना शुरू किया सैप को लेकर। फिर कहता है हाउएवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वाज नॉट कंफर्टेबल विद दिस अप्रोच। मैनेजमेंट को इश्यू हो रहा है कि तुम अंडरस्टैंडिंग क्यों ऑब्टेन कर रहे हो, particularly because of the audit team was spending good time on understanding of the IT system of the company। उसको इश्यू ये हो रहा है मैनेजमेंट को कि कंपनी के जो ऑडिट टीम है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है एंटिटी के IT सिस्टम को समझने के लिए। मैनेजमेंट सजेस्टेड दैट द ऑडिटर शुड लिमिट देयर अंडरस्टैंडिंग। मैनेजमेंट सजेशन दे रही है कि ऑडिटर तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग को लिमिट कर दो एंड यू शुड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स रादर देन गेटिंग इनटू द बिजनेस और ऑपरेशन। की तुम्हारा काम है ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो सीधा सीधा, और तुम अपनी ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करो और एक ऑडिट रिपोर्ट बना के दो। तुम इस बिजनेस ऑपरेशंस में तुम इंगेज मत हो। तो सबसे पहले तो क्या मैनेजमेंट ये सही कह रही है? आंसर इज नो, राइट। अब इस वजह से क्योंकि ऑडिटर कुछ करना चाह रहा है और आपकी मैनेजमेंट उससे कुछ करवा रही है, उन दोनों के बीच में काम स्ट्रक हो गया है। ओके, इन दिस गिवन सिचुएशंस प्लीज सजेस्ट व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन। तो आपको बताना है इस सिचुएशन में बीइंग एन ऑडिटर आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। नंबर 1, द अप्रोच ऑफ ऑडिट टीम टू ऑब्टेन डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी बिफोर स्टार्टिंग विद द ऑडिट प्रोसीजर्स इज एब्सोल्युटली फाइन। यस, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। इसमें इशू भी क्या था, ऐसे ही तो हम काम करते हैं, राइट। आगे सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की। और एक और बात, अगर आपकी एंटिटी में आपकी एंटिटी एक ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम करती है, मतलब आपकी एंटिटी में इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तो उस आईटी के यूज़ करने की वजह से बहुत सारे रिस्क भी अराइज होते हैं जिन्हें कहते हैं आईटी बेस्ड रिस्क। तो आपका ऐसे नंबर 315 ये भी कहता है कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आईटी से रिलेटेड रिस्क की भी असेसमेंट करे। तो आपका ऑडिटर जब वो सैप की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा था तो वो आईटी बेस्ड रिस्क की असेसमेंट कर रहा था। तो आपका ऑडिटर कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, वो ऐसे नंबर 315 की रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस कर रहा था। तो ये पॉइंट कहता है कि आपकी अप्रोच ऑफ ऑडिट टीम क्या था, करेक्ट था, कि वो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रही थी एंटिटी को लेकर। बिल्कुल सही बात है। इफ द ऑडिटर्स डोंट अंडरस्टैंड द सिस्टम प्रॉपर्ली द ऑडिट प्रोसीजर्स मे नॉट बी एप्रोप्रिएट। यस, अगर उन्होंने रिस्क की असेसमेंट ही अच्छे से नहीं करी, उसने आपके रैप ही अच्छे से नहीं लगाए, तो वो अपने फैप कैसे बनाएंगे, मतलब आपके ऐसे नंबर 330 में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे डेवलप करेंगे और अपने ऑडिट एविडेंसेस को कैसे कलेक्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है जो यहाँ पे लिखी है। बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट का कंसर्न रीजनेबल है। जहां पे ये बात लिखी ना मैनेजमेंट का कंसर्न रीजनेबल है, उसको काट दो, राइट। फिर कहता है दिस बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, अब ये कहानी बताएगा कुछ भी जिसका कोई सेंस नहीं है। दिस बीइंग अ प्राइवेट कंपनी एंड दैट टू इन द बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स। एक तो प्राइवेट कंपनी ऊपर से ई कॉमर्स का बिजनेस कर रही है। ऑडिटर शुड हैव द नॉलेज अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। हमें देखो, ऑडिटर को कोई लेना देना नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी है। ऑडिटर सीधा ऐसे 315 की अंडरस्टैंडिंग लेगा और वो अपना काम करेगा। तो ये बिल्कुल ही इरेलीवेंट बात है कि प्राइवेट कंपनी है, ऊपर से वो ई कॉमर्स का काम कर रही है। डी पॉइंट, ऑडिट टीम कुड हैव प्लान्ड देयर वर्क डिफरेंटली। इसने तो बात ही अलग कह दी कि ऑडिट टीम को तो काम ही अलग तरीके से कर लेना चाहिए था। तो आपका आंसर क्या बनता है यहाँ पे? आंसर बनता है ए। मूविंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट केस स्टडी विच इज केस स्टडी नंबर 35। एंड करेगा क्लास, ठीक है। मैं क्लास एंड करती हूँ अभी क्योंकि पीछे बहुत शोर है एंड आई एम गेटिंग रियली डिस्ट्रैक्टेड और मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाती हूँ जब मेरा मन नहीं करता है और पीछे से देयर इज कॉन्टिन्यूस नॉइज। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू हियर दैट नॉइज और नॉट, बट मेरे को बार बार विंडो बंद करनी पड़ रही है, पता नहीं क्या क्या। सो या, बट आपको तो एक ही साथ क्लास मिलेगी, बट थोड़े से गैप्स आपको देखने को मिलेंगे। एनीवेज, दूसरी क्लास अब मैं कपड़े बदल के आऊँगी या कराते रहूँ? नहीं, बाद में मिलते हैं, बाय। मतलब बाय नहीं, आप तो कंटिन्यू करो। Case study number 35. AR Private Limited is a medium-sized company engaged in the business of trading of electronic equipment. AR Private Limited है, medium-sized company है, trading का काम करती है electronic equipments का. The company has various warehouses where all of these equipments are kept and has an inventory level of generally 2 to 3 months. वो कहता है कंपनी के बहुत सारे warehouses हैं जहाँ पे कंपनी अपनी इन्वेंट्रीज को रखती है और 2 से लेकर 3 महीने तक की इन्वेंट्री वहाँ पे पड़ी होती है। मतलब आने वाले 2 से लेकर 3 महीने तक आपकी एंटिटी को
जितनी भी इन्वेंटरी की नीड हो सकती है, आपकी एंटिटी वहां पे इन्वेंटरी रखती है। इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द कंपनी इज ड्रिवन बाय वेरियस प्रोसेसेस, सम ऑफ देम आर मैनुअल एंड सम आर ऑटोमेटेड। अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट हैज आल्सो सेट वेरियस कंट्रोल्स मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। वो कहता है कि जिस टाइप की इन्वायरमेंट में आपकी एंटिटी काम करती है, उस इन्वायरमेंट में आपकी एंटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम भी यूज करती है और मैनुअल इंटरवेंशन भी वहां पे है। इसी वजह से आपके एंटिटी ने कंट्रोल्स भी आपके ऑटोमेटेड भी लगाए हैं और मैनुअल कंट्रोल्स भी लगाए हैं। मतलब आपकी एंटिटी ने एक कॉम्बिनेशन लगाया है ऑटोमेटेड कंट्रोल्स का और मैनुअल कंट्रोल्स का। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, आपकी 31 मार्च 2021 की ऑडिट हो रही थी। ऑडिटर रेज्ड वेरियस क्वेरीज रिगार्डिंग द वेरियस प्रोसेसेस वेयर द कंट्रोल्स वर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। क्वेश्चन कहता है कि आपके ऑडिटर्स ने बहुत सारी क्वेरीज रेज करी इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर, उन एरियाज को लेकर जहां पे ऑपरेटिंग कंट्रोल्स, आपके जो कंट्रोल्स थे दे वर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, मतलब वो काम अच्छे से कर रहे थे कंट्रोल्स, फिर भी आपके ऑडिटर्स ने बहुत सारी क्वेरीज रेज करी हैं। This was because of the fact that the auditor was considering either only manual controls। वो कह रहा है कि आपका रीजन ये था ऑडिटर्स का इन क्वेरीज को रेज करने का कि आपके मैनेजमेंट को या तो सिर्फ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स लगाने चाहिए थे या उन्हें सिर्फ आपके मैनुअल कंट्रोल्स लगाने चाहिए थे। उन्होंने कॉम्बिनेशन क्यों लगाया, जो कि एक बहुत ही रॉन्ग कंसर्न है, क्योंकि अगर आपकी आईटी, आपकी एंटिटी की इन्वायरमेंट ऐसी है जहां पे आपकी एंटिटी ऑटोमेशन से भी काम करती है और वहां पे मैनुअल इंटरवेंशन भी है, तो आपकी एंटिटी ने अगर कॉम्बिनेशन लगाया है ऑटोमेटेड कंट्रोल्स का और मैनुअल कंट्रोल्स का, तो आपकी एंटिटी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ऑडिटर कहते हैं द मैनेजमेंट शुड हैव अडॉप्टेड द सेम अप्रोच एंड हेंस दे वुड लाइक टू इंक्रीज द सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स बिकॉज दे हैड अ व्यू दैट एज पर करंट अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल शुड बी कंसिडर्ड एज इनइफेक्टिव। वो कहता है कि आपका ऑडिटर कह रहा है कि या तो तुम सिर्फ ऑटोमेटेड कंट्रोल लगाओ या सिर्फ तुम मैनुअल कंट्रोल लगाओ, और इस वजह से मैं अपनी सब्सटेंसिव चेकिंग को बढ़ा रहा हूं और मैं आपके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को इनइफेक्टिव कह रहा हूं, जो कि ऑडिटर का बहुत ही एक गलत पर्सपेक्टिव है। अब सिचुएशन ये हो गई है कि मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में एक टिफ हो गया है। अब आपको एडवाइस करना है कि किसका स्टैंड सही है, मतलब मैनेजमेंट सही है या ऑडिटर सही है। नंबर 1, The approach of the management does not seem to be correct। ये गलत है। मैंने आपको बताया अगर किसी एंटिटी की इन्वायरमेंट ऐसी है कि वो एंटिटी आपके आईटी सिस्टम्स का भी यूज करती है और एंटिटी में मैनुअल इंटरवेंशन भी है, तो अगर उसने कॉम्बिनेशन लगाया है आपके ऑटोमेटेड कंट्रोल्स का और मैनुअल कंट्रोल्स का, तो उसने बिल्कुल सही किया है। तो इस सिनेरियो में आपकी मैनेजमेंट सही है। फिर कहता है कि मैनेजमेंट को डिस्कस करना चाहिए था पहले ऑडिटर से। ये क्या बात हुई? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिसीज बनाना, प्रोसीजर्स बनाना, इंटरनल कंट्रोल्स बनाना। तो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है उन इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करना, रिस्क असेसमेंट करना। अब यहां पे आपकी मैनेजमेंट जब इंटरनल कंट्रोल्स लगा रही थी उस टाइम पे उसको ऑडिटर से पूछना चाहिए था। ये बहुत ही इरेलीवेंट बात है जो यहां पे लिखी हुई है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट इज कंप्लीटली फाइन। दिस इज राइट कि आपकी मैनेजमेंट का अप्रोच बिल्कुल सही है। ऑडिटर्स नीड टू करेक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ऑडिटर को अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करने की नीड है। अ प्रोसेस कैन नॉट बी लिमिटेड टू आइदर हैव ओनली मैनुअल कंट्रोल्स और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। एक प्रोसेस के अंदर सिर्फ तुम ऑटोमेटेड कंट्रोल्स लगाओ या सिर्फ मैनुअल कंट्रोल्स लगाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपकी मैनेजमेंट यहां पे सही है और आपका ऑडिटर गलत है, तो इसका आंसर होगा सी। आप डी इस पॉइंट को पढ़ लेना। बहुत ही यहां पे भी एक इररेलेवेंट सी बात लिखी हुई है जिसका कोई भी लेना देना नहीं है आपके इस क्वेश्चन से। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 36 कहता है एजी प्राइवेट लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपकी एजी प्राइवेट लिमिटेड है, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस का काम करते हैं। कंपनी की एनुअल टर्नओवर है 1100 करोड़ रुपए की। द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी आर रन एफिशिएंटली ड्रिवन बाय वेल लेड आउट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। कंपनी का काम बहुत अच्छे से चल रहा था, कंपनी के अंदर अच्छी पॉलिसीज हैं, अच्छा प्रोसीजर्स है, जिस वजह से कंपनी के ऑपरेशंस एफिशिएंटली चल रही हैं। कंपनी जिस टाइप की पॉलिसीज बनाती है, प्रोसीजर्स बनाती है, उसको इफेक्टिवली अपने इंप्लॉइज को कम्युनिकेट
कम्युनिकेट भी कर देती है। मतलब इन शॉर्ट एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स, उसके पॉलिसीज, उसके प्रोसीजर्स अच्छे हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, द मैनेजमेंट हैड ऑल्सो डन अ डिटेल्ड रिस्क assessment in the earlier years and currently the risk management system of the company is considered to be very effective। वो कहता है कंपनी भी अपने रिस्क की असेसमेंट करती है और जिस टाइप का रिस्क की मैनेजमेंट आपकी एंटिटी कर रही है, मतलब एंटिटी का रिस्क असेसमेंट सिस्टम बहुत इफेक्टिव है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे हैं, उसके अंदर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स भी हैं और मैनुअल कंट्रोल्स भी हैं। अभी तक तो कंपनी अच्छी लग रही है। आगे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द स्टैट्यूटरी ऑडिटर डिड देयर रिस्क असेसमेंट। आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने भी एसए नंबर 315 लगाया, आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने भी रिस्क की असेसमेंट करी और उन्होंने जनरल आईटी कंट्रोल्स चेक करे। मतलब उसने सिर्फ जनरल आईटी कंट्रोल्स चेक करे, उसने मैनुअल कंट्रोल्स की अभी तक कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं ली है और उन्होंने बोला कि एंटिटी के जो जनरल आईटी कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिव हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वन ऑफ द सीनियर ऑडिट टीम मेंबर्स, मतलब आपके एंगेजमेंट पार्टनर ने बोला द टीम शुड स्टार्ट परफॉर्मिंग द सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, कि तुमने अब अंडरस्टैंडिंग ले ली एसए नंबर 315 के हिसाब से, अब तुम क्या करो, एसए नंबर 330 लगाओ और सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना शुरू करो। इस अप्रोच को ध्यान में रख के कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं। लेकिन ऑडिट टीम, मतलब आपका सीनियर जो ऑडिट पार्टनर है वो कह रहा है कि तुम ऐसे काम करो, लेकिन आपकी जो ऑडिट टीम है दे डिड नॉट फाइंड दिस अप्रोच टू बी करेक्ट। उनको इस अप्रोच से इश्यू है, उनको ये अप्रोच सही नहीं लगा है एंड दे डिस्कस्ड दैट दे शुड आल्सो चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर मैनुअल्स एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, कि उनको, मतलब आपकी ऑडिट टीम को मैनुअल कंट्रोल्स को भी चेक करना चाहिए और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को भी चेक करना चाहिए, मतलब उसको एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स को भी चेक करना चाहिए और उसके बाद जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी उसको बेस बनाकर उनको सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी चाहिए। आपकी जो ऑडिट टीम है वो सही कह रही है। आपके सीनियर पार्टनर का ये जो व्यू है कि मैंने जब जनरल आईटी कंट्रोल्स को चेक कर लिया है एंड दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और उसको बेस बनाकर मैं सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, इट इज एन इनकंप्लीट व्यू, राइट। अब आपको बताना है कि ये जो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ गई है, इस सिचुएशन में कौन सही है। मैंने आपको बता ही दिया है, आपकी टीम सही है। तो जहां पे लिखा है कि ऑडिट सीनियर सही है, वो ऑप्शन गलत है। फिर कहता है द व्यू ऑफ द ऑडिट टीम लुक्स फाइन, यस, because without testing the internal controls covering all types of the controls, those controls cannot said to be operating effectively, as I said। इसका आंसर क्या है, बी। आपका बी आंसर है, सी और डी को आप पढ़ लेना। जहां पे भी लिखा है कि ऑडिट सीनियर रीजनेबल है या वो सही है, वो तो गलत है। फिर कहता है कि ऑडिट टीम, आपकी ऑडिट argument of audit team looks better because every audit requires significant time to spend on testing of internal controls and by only covering the general IT controls it would be difficult to justify the requirement later। ऑडिट टीम सही है, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको जब आप इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करते हो तो आपको सिग्निफिकेंट टाइम देना चाहिए, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है। तो ये तो एक इररिलेवेंट सी बात लिखी हुई कुछ भी ऑप्शन बनाने के लिए। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा आपका आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 37, क्या कहता है ये क्वेश्चन, RIM Private Limited is engaged in the business of manufacturing of the cranes and other construction equipment। आपकी RIM Private Limited है, क्रेन्स बनाती है और बाकी कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स बनाती है। नेचर ऑफ द ऑपरेशंस आर सच दैट परचेजेस आर क्वाइट सिग्निफिकेंट दो द सेल्स मे और मे नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन कहता है कि कंपनी का जो ऑपरेशन है वो इस टाइप के ऑपरेशन है कि कंपनी की जो परचेजेस है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, मतलब कंपनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो करती है परचेजेस की वो बहुत ज्यादा करती है एज कंपेयर टू जो उसकी सेल्स की ट्रांजैक्शन है वो बहुत कम है। Company statutory auditors have also obtained certain audit tools to help the audit on various audit procedures to bring the efficiency in the various audit। कहता है कि आपकी कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ऑडिट थे उन्होंने अपनी ऑडिट को एफिशिएंटली और अपनी ऑडिट टीम को हेल्प करने के लिए ऑडिट टूल का यूज करना शुरू किया, सच एज कार्ट, राइट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द ऑडिटर यूज्ड दोस ऑडिट टूल्स नोन एज कार्ट, एज आई टोल्ड यू, फॉर सैम्पलिंग प्रोसीजर्स एंड डाटा एनालिटिक्स। सैम्पलिंग के लिए और डाटा एनालिटिक्स के लिए आपका ऑडिटर ऑडिट टूल यूज कर रहा है।
और उसकी जो भी आउटकम मिली उसको उन ऑडिट टूल से उसने उस आउटकम की रिलेशन में उसको अगर कोई इंफॉर्मेशन लगी उसने उस इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट से मांगा, लेकिन आपकी मैनेजमेंट ने आपके ऑडिटर को इस इंफॉर्मेशन को देने से मना कर दिया, क्योंकि आपके क्लाइंट का यह कहना है कि ऑडिट टूल्स ऑडिटर के हैं, तो उन ऑडिट टूल्स की जो भी आउटकम होगी उस आउटकम को सपोर्ट करने के लिए आपके ऑडिटर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपका ऑडिटर उस इंफॉर्मेशन खुद से ढूंढे, मेरा उसमें कोई भी कंसर्न नहीं है, राइट। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, ऑडिटर हैव सजेस्टेड दैट सच एन एटीट्यूड ऑफ नॉन कोऑपरेशन वुड नॉट हेल्प आइदर पार्टी एंड वुड डिफीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। आपका ऑडिटर बिल्कुल सही कह रहा है कि ये जिस टाइप का आपकी मैनेजमेंट का एटीट्यूड है वो अल्टीमेटली जो भी आपकी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑडिटर ऑडिट करेगा और ओपिनियन देगा उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपकी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं देगी तो आपका ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म कर पाएगा और ओपिनियन नहीं दे पाएगा। फिर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेडी टू प्रोवाइड एनी अदर इंफॉर्मेशन। वो मैनेजमेंट कहती है ये जो ऑडिट टूल की वजह से तुम्हें जो इंफॉर्मेशन चाहिए ना उस इंफॉर्मेशन को छोड़कर मैं तुम्हें कोई और इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूं। अब इस सिचुएशन में आपको मैनेजमेंट और ऑडिटर्स दोनों को अपनी एडवाइस देनी है। नंबर 1, आपके हिसाब से कौन सही है, आपकी मैनेजमेंट सही है कि आपका ऑडिटर सही है? एज यूजुअल ही कीपिंग इन माइंड जो भी सिचुएशन है आपका ऑडिटर बिल्कुल सही कह रहा है। आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंफॉर्मेशन को देना। पहला ऑप्शन कहता है सिंस द मैनेजमेंट इज रेडी टू प्रोवाइड एनी अदर इंफॉर्मेशन, तो ऑडिटर, ये तो वही बात होगी, ये नहीं मिल रहा तो उसको तुम एक्सेप्ट कर लो। कह रहा है कि अगर मैनेजमेंट आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है तो जो भी इंफॉर्मेशन दे रही है उसको तुम चुपचाप एक्सेप्ट कर लो, जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच है। दूसरा, मैनेजमेंट का व्यू करेक्ट है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, मैनेजमेंट बिल्कुल ही गलत है। तीसरा, ऑडिटर्स आर करेक्ट बिकॉज दे बाय यूजिंग द ऑडिट टूल्स दे आर परफॉर्मिंग देयर ऑडिट प्रोसीजर्स। एब्सोल्युटली, बहुत सिंपल सी बात है, वो ऑडिट टूल्स को यूज कर रही हैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए, इसमें गलत कहां से है, राइट। फिर कहता है कि ऑडिटर्स को इग्नोर करना चाहिए इन टूल्स का यूज करना, ये भी बहुत ही इरेलीवेंट सी बात है, तो आपके 37th का आंसर बनता है सी, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू 38th क्वेश्चन, क्या कहता है ये, Mr. Chitragupta Bakutra, a chartered accountant, is a sole proprietor of Bakutra and Company. Mr. चित्रगुप्ता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसकी कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है जिसका नाम है बकुत्रा एंड कंपनी, और इस फर्म को अपॉइंट किया गया है 5 साल के लिए एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ क्राफ्टिक लिमिटेड। और कहां से? फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, मतलब 31 मार्च 2021 इनका पहला फाइनेंशियल ईयर होगा ऑडिट का। 5 साल की इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। मिस्टर चित्रगुप्ता इसके साथ साथ डायरेक्टर भी है कलावित्रु लिमिटेड में, और वो कलावित्रु लिमिटेड ने 50% शेयर एक्वायर करे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन 25 मई 2020 को। मिस्टर चित्रगुप्ता टर्म एज अ डायरेक्टर ऑफ द कलावित्रु लिमिटेड, मतलब सेक्शन कौन सा लग रहा है यहाँ पे, राइट। फिर कहता है और उसका जो टर्म है वो एक्सपायर्ड हो जाएगा ऑन 31 मार्च 2021। मतलब आपकी ये जो कंपनी है, क्या नाम है इस कंपनी का यार, कलावित्रु लिमिटेड। कलावित्रु लिमिटेड में आपका ये सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टर भी है, और कलावित्रु लिमिटेड आपकी होल्डिंग कंपनी है आपकी क्राफ्टिक लिमिटेड की, राइट। और उस केस में आपका ये जो डायरेक्टर है इसका डायरेक्टरशिप का जो टर्म है वो एक्सपायर हो रहा है 31 मार्च 2021 को। अब ये बात नहीं है कि वो एक्सपायर कब हो रहा है, जब आपकी कंपनी की अपॉइंटमेंट हुई है उस टाइम पे तो ये डायरेक्टर कब था, ये कब बना, ये डायरेक्टरशिप की डेट नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली अगर उसने 25 मई 2020 को अपने शेयर एक्वायर करे हैं तो मतलब जब इसकी अपॉइंटमेंट हुई है तो कंपनी एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट देयर वाज दिस रिलेशनशिप, राइट। तो यहाँ पे वो डिस्क्वालीफाइड हो रहा है, तो उसको पहली बात अपनी डायरेक्टरशिप को छोड़ना पड़ेगा, और दूसरी बात कूलिंग पीरियड का यहाँ पे प्रोविजंस एप्लीकेबल होगी। तो क्या तुम्हारा कोई वोलेशन हुआ है? यस, वोलेशन हुआ कोड ऑफ एथिक्स का। नंबर 1, यस ही कैनॉट बी कंटिन्यू टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी द सब्सिडियरी ऑफ विच ही इज द ऑडिटर, एंड ऑल्सो ही कैनॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कलावित्रु लिमिटेड विदाउट फिनिशिंग द कूलिंग पीरियड फॉर द सेम। मतलब उसको 5 साल का पहले कूलिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा। बाकी ऑप्शन देख लेना, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 39, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड यूजेस इन हाउस डेवलप्ड एप्लीकेशन सिस्टम फॉर द अकाउंटिंग। आपकी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड
खुद से इन हाउस डेवलप करके अकाउंटिंग सिस्टम यूज कर रही है, मान लो उसने सैप का कोई वर्जन खुद से कस्टमाइज्ड करवाया होगा अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ऑडिटर ने देखा कि आपके सिस्टम्स को, एप्लीकेशन सिस्टम्स को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता अनलेस उसके पास एक प्रॉपर आईडी है, पासवर्ड है। तो आपको ये बताना है आईडी पासवर्ड होना किस टाइप का कंट्रोल है। आंसर इज प्रिवेंटिव कंट्रोल है, ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 40th, क्या कहता है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड यूजेस ERP सॉफ्टवेयर। आपकी XYZ प्राइवेट लिमिटेड कोई ERP का सॉफ्टवेयर यूज करती है अपनी सारी की सारी बिजनेस प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। दी एप्लीकेशन इज होस्टेड इन द क्लाउड, जो भी आपका डाटा की स्टोरेज है वो सारी कहाँ पे रहती है, क्लाउड पे रहती है, जैसे G ड्राइव होती है। एंड इट इज मेंटेन्ड बाय अ थर्ड पार्टी, और उसका जो मेंटेनेंस करती है वो कौन करती है, थर्ड पार्टी करती है। मतलब आपकी एंटिटी की IT टीम नहीं इसको मेंटेन कर रही है, आपकी एंटिटी ने इस IT की प्रोसेस को किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स किया हुआ है। तो उस केस में आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज पर SA नंबर 402। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन द थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। जब आपका ऑडिटर आपकी एंटिटी को समझ रहा था, उसकी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को समझ रहा था, एंटिटी के इन्वायरमेंट को समझ रहा था, उसने देखा कि जो थर्ड पार्टी को आपकी एंटिटी ने आउटसोर्स किया हुआ अपनी IT की प्रोसेस को, वहां पे जो रिस्क है उसके ऊपर आपके ऑडिटर को कंफर्ट नहीं है। इस वजह से आपके ऑडिटर ने रिक्वेस्ट करी है कि मुझे उस डाटा सेंटर के आप ऑडिट करने दो जहां पे भी जहां पे भी आपके एंटिटी का डाटा पड़ा है, उस थर्ड पार्टी की मुझे ऑडिट करने दो। द रिक्वेस्ट वॉज डिक्लाइंड, आपकी मैनेजमेंट ने आपके ऑडिटर की रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया है, और उसने आपके मैनेजमेंट ने रीजन दिया है, देखो कि जो भी मेरी थर्ड पार्टी है, जो भी मेरे डाटा को मेंटेन करती है, एक तो वो ISO सर्टिफाइड है, दूसरा ऑडिट ऑन द कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज रेगुलरली कंडक्टेड। वो कह रहा है कि देखो वहां पे जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी कंट्रोल्स लगे हुए हैं उसकी रेगुलरली ऑडिट होती है, तो तुम्हें ऑडिट करने की कोई भी नीड नहीं है। अब आपको ये एडवाइस करना है कि ऑडिटर को इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए। नंबर 1, डू नॉट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स सिंस द थर्ड पार्टी इज ISO सर्टिफाइड। क्योंकि पहला पॉइंट कहता है कि क्योंकि आपकी जो एंटिटी है उसको ISO की सर्टिफिकेशन मिली हुई है, तो आपके ऑडिटर को कुछ और नहीं पूछना चाहिए, उसको मैनेजमेंट की उस सर्टिफिकेट से उसको सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। क्या ये सही है? आंसर इज नो, क्योंकि अगर आपके ऑडिटर को डाउट आया है तो उसको ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे टू रिजोल्व दैट डाउट। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा, वो इंसिस्ट करे, मतलब वो बार बार बोल रहे कि मुझे उसकी ऑडिट करने दो, मुझे उसकी ऑडिट करने दो। जब वो ऑडिट हो रही है तो तुम उससे उस ऑडिट की रिपोर्ट ले लो और उसका रिव्यू कर लो। तुम खुद से ऑडिट कैसे करोगे वहां पे जाके? इसके रिलेशन में तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, SA नंबर 402, वहां पे टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट का कंसेप्ट आता है। तो ये भी बिल्कुल सही नहीं। तीसरा कह रहा है सिर्फ ISO सर्टिफिकेट ले लो। ISO सर्टिफिकेट से तुम्हें क्या पता लगेगा? टर्म्स कंडीशन, ये पता लगेगा कि ये एंटिटी ISO सर्टिफाइड है, लेकिन उसके इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? तो इसीलिए आप क्या करो, आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कंट्रोल ऑडिट रिपोर्ट है उसको मांग लो और उसका रिव्यू कर लो, देन यू विल गेट एन कंफर्ट, राइट। सो इसका आंसर आएगा D। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 41, जो कहता है सेक्शन नंबर 130 रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन द कोर्ट और ट्राइब्यूनल ऑर्डर्स। अब ये सेक्शन बोलेगा, क्या कहता है? सेक्शन कहता है कि एज पर सेक्शन 130 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इट स्टेट्स दैट अ कंपनी शैल नॉट रीओपन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एंड शैल नॉट रीकास्ट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस एन एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द इनकम टैक्स अथॉरिटी, SEBI or any other statutory regulatory body or any person concerned, and an order is made by competent court और द ट्राइब्यूनल टू दिस अफेक्ट। सीधी सी बात कह रहा है कि देखो सेक्शन 130 ने कोट करा यहाँ पे कि सेक्शन 130 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि कोई भी कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को रीओपन नहीं कर सकती। मतलब एक बार उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, उसने उसकी फाइलिंग कर दी ROC में, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तुम दोबारा से रीओपन नहीं कर सकते, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते अनलेस आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स की अथॉरिटी, SEBI या कोई और रेलिवेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने इस बिहाफ में एप्लीकेशन दी है और किसी कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन ने, किसी कंपिटेंट अथॉरिटी ने या फिर ट्राइब्यूनल ने एक्सेप्टेंस दी है, मतलब ऑर्डर पास किया है, तब तक तुम उन बुक्स ऑफ अकाउंट को रीओपन नहीं कर सकते और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीकास्ट नहीं कर सकते। ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 130 में, राइट। उसके बाद कहता है कि आपकी कोई भी जैन लिमिटेड है जिसकी एनुअल टर्नओवर है 350 करोड़ की और पिछले 2 साल से कंपनी को कंटिन्यूअसली लॉसेस हो रहे हैं और कंपनी वैसे तो उसके ऑपरेशंस गुड है, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई थी और कुछ नए नए कंपटीशन आ गए जिसकी वजह से कंपनी ने लॉसेस करना शुरू कर दिया, लेकिन अब कंपनी रिवाइव होने का सोच रही है आने वाले 1-2 साल में, ठीक है। 31 मार्च 2021
ईयर एंड में आपकी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी केम अक्रॉस सर्टेन ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 व्हिच वर erroneously missed to be accounted for. This would result into losses and hence the management is considering to take this account. This would result into the losses and hence the management is considering to take this account to the right financial year and for the purpose to reopen the accounts for the financial year ended 31 मार्च 2020. कह रही है कि आप 31 मार्च 2021 में आपकी मैनेजमेंट खड़ी है और जब वो 31 मार्च 2021 में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बना रही है उसको कुछ ट्रांजैक्शंस मिली जो रिलेट करती थी 31 मार्च 2020 से, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करती थी और आपकी मैनेजमेंट ने उस साल उनको पिछले फाइनेंशियल ईयर की पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको इंक्लूड नहीं किया है, ओमिट कर दिया है। और वो कह रही है कि अगर मैंने उन ट्रांजैक्शन को 31 मार्च 2021 में इंक्लूड किया तो मुझे और लॉसेस होंगे, इसीलिए वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को खोलना चाह रही है, मतलब 31 मार्च 2020 में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को रीओपन करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीकास्ट करना चाह रही है। तो अब आपको बताना क्या आपकी मैनेजमेंट की पोजीशन करेक्ट है या नहीं है। आंसर इज नो, कि उसने कोई अप्रूवल लिया नहीं, तो वो कैसे कर सकती है, तो वो ऐसे नहीं कर सकती, तो आपकी मैनेजमेंट का एक्शन इज नॉट करेक्ट। बाकी जो भी लिखा है कि करेक्ट है या हो जाता, वो सारे की सारी चीजें गलत है, तो आपकी मैनेजमेंट का स्टैंड सही नहीं है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, 41 का आपका आंसर बनता है डी। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 42, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 42, रिमी लिमिटेड मतलब इट इज अ पब्लिक कंपनी, इट वाज सेट अप इनिशियली एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सब्सिक्वेंटली वो बन गई है पब्लिक कंपनी, मतलब एट प्रेजेंट क्या है वो पब्लिक कंपनी है। द कंपनीज मैनेजमेंट हैज प्लान ऑफ एक्सपेंशन बट द बिजनेस वाज नॉट ग्रोइंग इन द ऑर्गेनिक मैनर। कंपनी के बहुत सारे प्लान्स थे एक्सपेंड होने के फ्यूचर में, लेकिन कंपनी ऑर्गेनिक वे में आगे नहीं बढ़ रही थी, नेचुरली आगे नहीं बढ़ रही थी। देयरफॉर मैनेजमेंट डिसाइडेड टू एक्वायर द कंपेटिटर्स, तो कंपनी ने एक स्ट्रेटेजी सोची कि मैं अपने कंपेटिटर्स को एक्वायर कर लेती हूं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 द कंपनी एक्वायर्ड 2 कंपनीज, कंपनी ने 2 कंपनीज को एक्वायर किया है, एक इंडिया में है और दूसरी फ्रांस में है। इंडिया वाली कंपनी को उसने सितंबर में एक्वायर किया और जनवरी 2021 में उसने फ्रांस वाली कंपनी को एक्वायर किया है। द कंपनी कंट्रोल्स बोथ ऑफ दीज कंपनी एज पर द क्राइटेरिया लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट 2013 एंड एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो कहता है कि जो आपका कंट्रोल है वो किसके पास है, जिस कंपनी ने इसको एक्वायर किया, मतलब बाकी 2 कंपनीज इंडिया वाली और फ्रांस वाली इसकी सब्सिडरी कंपनी है। मैनेजमेंट स्टार्टेड डिस्कशन विद द ऑडिटर्स रिगार्डिंग द ऑडिट वेयर इन इट वाज आल्सो पॉइंटेड आउट बाय द ऑडिटर्स दैट द मैनेजमेंट शुड आल्सो प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ दे वांट। वो कह रहा है कि मैनेजमेंट ने अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ डिस्कशन करना शुरू किया अपनी ऑडिट को लेकर और आपके ऑडिटर ने बोला कि अगर वो चाहे तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकती हैं, अगर वो चाहे तो। ये क्या बात हुई, सेक्शन नंबर 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि अगर कंपनी की 1 और मोर सब्सिडरीज हैं, जेवीज हैं, एसोसिएट हैं, तो उसको मैंडेटरली अपनी सीएफएस बनानी है, राइट। तो आपको अपना एडवाइस देनी है। वो कह रहा है कि मैनेजमेंट मस्ट प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यस, मस्ट प्रिपेयर, अभी तो बोला सेक्शन नंबर कौन सा 129, राइट, तो बिल्कुल सही। मैनेजमेंट के पास चॉइस है, मैनेजमेंट के पास चॉइस नहीं है, मैनेजमेंट के ऊपर कंपल्शन है। मैनेजमेंट कुड हैव, जहां पे लिखा कुड हैव इसका मतलब चॉइस दे रहे हो। मैनेजमेंट मस्ट प्रिपेयर सीएफएस बट इट शुड इंक्लूड ओनली दोस कंपनी एक्वायर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी को सीएफएस बनानी पड़ेगी और जितने भी उसके कंपोनेंट है सबको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। सेक्शन कह रही, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, SKG प्राइवेट लिमिटेड हैज एनुअल टर्नओवर ऑफ INR 200 करोड़ एंड प्रॉफिट्स ऑफ ₹25 करोड़। ठीक है, कंपनी की एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ की है और उसके प्रॉफिट कितने के 25 करोड़ रुपए के हैं। कंपनी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल्स एंड फेयरली स्टेबल ऑपरेशंस ऑफ द ईयर। कंपनी टेक्सटाइल के बिजनेस में काम करती है और पिछले कुछ सालों से कंपनी का स्टेबल ऑपरेशन चल रहा है। देयर हैज नॉट बीन मच ऑफ अ ग्रोथ इन द कंपनी इन द लास्ट फ्यू ईयर डिस्पाइट द अटेम्प्ट ऑफ द मैनेजमेंट। कंपनी की ग्रोथ ऐसे ऐसे चल रही है, मतलब ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं चल रही। मैनेजमेंट बहुत एफर्ट्स डाल रही है पर कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है। करंटली द मैनेजमेंट इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स कॉस्ट कटिंग एंड हैज कंसीडरिंग ऑल द ऑप्शंस टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। कंपनी सोच रही है कि प्रॉफिट्स बढ़ नहीं रहे हैं तो मैं अपनी कॉस्ट को कट डाउन कर देती हूं।
Statutory auditors of the company have been auditing the financial statement for the last 3 years and have issued clean report over this 3 years. कह रहे हैं कि कंपनी के जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है पिछले 3 साल से ऑडिट कर रहे हैं और पिछले 3 सालों में अभी तक उन्होंने कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दी है। मतलब आपके ऑडिटर कंपनी के जो भी ऑडिटर्स हैं वो एक क्लीन रिपोर्ट को इशू कर रहे हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मैनेजमेंट गोट अ लार्ज प्रोजेक्ट फ्रॉम अ न्यू कस्टमर which resulted in significant increase in the turnover of the company. However, the profitability of the company did not improve because of the margin in the contract were not high. वो कहते हैं 31 मार्च 2021 में आपकी कंपनी को एक बहुत बड़े कस्टमर का एक प्रोजेक्ट मिला जिसकी वजह से आपकी कंपनी की टर्नओवर इंक्रीज हो गई है लेकिन उसकी प्रॉफिट अभी भी इंक्रीज नहीं हुए हैं। रीजन बीइंग आपकी कंपनी का जो मार्जिन था वो कम था जिसकी वजह से टर्नओवर तो उसकी इंक्रीज होगी लेकिन कंपनी का अभी भी प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021, जो उनका अभी कौन सा साल है, 4th ईयर है ऑडिट का, पिछले 3 साल वो ऑडिट कर चुके हैं। They did not agree with the revenue recognition criteria followed by the company. अब उनको इशू क्या है, उनका डाउट क्या है कि जिस तरीके से आपकी मैनेजमेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी रेवेन्यू की रिकॉग्निशन करती है वो सही नहीं है। आपके ऑडिटर को इस चीज के ऊपर डाउट है। सिंस द मैटर वो सिग्निफिकेंट, ऑब्वियसली रेवेन्यू अगर आप गलत तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हो इसका मतलब तुम अपनी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन को गलत दिखा रहे हो, तो आपका ये जो मैटर है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। इस वजह से लॉट्स ऑफ डिस्कशन डिबेट्स हैपेंड बिटवीन द ऑडिटर्स एंड द मैनेजमेंट। बहुत सारे डिबेट्स हुए आपकी मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में, बट इट वाज फाइनली अग्रीड दैट द ऑडिटर्स वुड क्वालिफाई देयर ऑडिट रिपोर्ट। अब आपके ऑडिटर ने अपना दिमाग बना लिया है कि क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना एक सिग्निफिकेंट मैटर है और आपका मैनेजमेंट इसको अच्छे से नहीं कर रही है तो मैं अपनी एक नेगेटिव रिपोर्ट दूंगी, क्वालिफाइड रिपोर्ट दूंगी। Auditors wanted that the management should explain this matter in the detail in the notes to account to the financial statement over which the auditors are qualifying their audit report. However, the management had a different view. Management said that if the auditor is qualifying his report, then why should the management also highlight that matter? मतलब बात हो रही है यहाँ पे OM या फिर EOM पैरा डालने की। OM तो नहीं होगा, कौन सा पैरा डालेगा इसमें, डालेगा तो EOM पैरा डालेगा। रीजन बीइंग कोई भी मैटर जो डिस्क्लोज हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और अगर वो इतनी इंपॉर्टेंस का है कि वो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नज़र में आना चाहिए तो उस पर EOM पैरा डलता है। लेकिन आपकी मैनेजमेंट मना कर रही है कि मैं कोई भी इसका डिस्क्लोजर नहीं देने वाली हूँ। ऑन अकाउंट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, विच क्वेश्चन इज दिस, which question is this, 43, okay, on account of this conflict since audit is not being concluded, मतलब अभी तक ऑडिट कंक्लूड नहीं हुई है, आपको अपनी सजेशन देनी कि इस मैटर को रिजोल्व कैसे किया जाए कि मैनेजमेंट मना कर रही है कि मैं ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं दूंगी इस मैटर के बारे में, पर आपका ऑडिटर चाहता है कि डिस्क्लोजर हो। नंबर 1, इस सिचुएशन में इफ द मैनेजमेंट डज नॉट अग्री टू गिव अ नोट, पैरा की बात नहीं हो रही, सॉरी नोट की बात हो रही है, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन द ऑडिटर शुड नॉट hold the audit report. However, in such a case, auditor would need to give a disclaimer of opinion. देखो वो डिस्क्लेमर नहीं दे सकता। रीजन बीइंग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तब दिया जाता है जब आपके ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले, वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा। कंक्लूजन तो उसे मिल गई ना, उसको ऑडिट एविडेंसेस मिल गए हैं कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो रेवेन्यू को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, जो मेथड फॉलो कर रही है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का वो गलत है, तो उसको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं। दूसरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजमेंट सीम्स टू बी करेक्ट, ऑडिटर कैन नॉट डू द बोथ द थिंग्स। क्यों नहीं कर सकता भाई, ऑडिटर को जो चीज सही लगती है, जो ऐसे की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो मैनेजमेंट को बोल सकता है आई एम सो सॉरी डिस्क्लोजर देने के लिए, और उसके साथ साथ में क्या कर सकता है वो रिपोर्ट में भी वो क्वालिफिकेशन दे सकता है। तो ये भी गलत है कि आपकी मैनेजमेंट सही है। तीसरा, इन केस ऑफ सच मैटर्स रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कुछ उसने रेवेन्यू रिकॉग्निशन को स्पेसिफिकली लिखकर पॉइंट बोला है, इट इज ऑलवेज बेटर, मतलब यहां कोई ऐसे कुछ नहीं कह रहा है, ये सिर्फ एक बात है कि हमेशा ऐसा अच्छा होता है कि तुम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दो। अगर तुम एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो तुम अपना एक क्वालिफिकेशन भी कंसिडर कर सकते हो। बिल्कुल ही इरेलीवेंट बात, कुछ भी कहानी लिखी है, इसकी तो कोई भी सेंस नहीं है। डी पॉइंट, ऑडिटर की रिक्वायरमेंट बेनिफिशियल है कंपनी के लिए बिकॉज गिविंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैटर ऑन विच ऑडिटर हैज गिवन अ क्वालिफिकेशन इन द नोट्स टू अकाउंट।
ठीक है, जो मैंने ऊपर EOM पैरा की बात बोली, मुझे लगा कि क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपका ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा, मतलब आपका ऑडिटर इस मैटर के ऊपर हाईलाइट डालना चाहता है और एक EOM पैरा डालना चाहता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, और आपकी मैनेजमेंट उसको मना करे। जो भी अगर ये क्वेश्चन होता तो वो भी एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू होता, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपका ऑडिटर मैनेजमेंट को कह रहा है कि इस चीज को तुम अपने नोट्स टू अकाउंट में हाईलाइट करो, राइट जो नीचे नोट्स बनते हैं आपके उसमें हाईलाइट करो, और मैनेजमेंट मना कर रही है। तो ये पॉइंट कहता है the management would be able to explain this perspective point of the view to the users of the financial statement. In that case, auditor while giving a qualification can give a reference to the notes to account, otherwise the entire matter would form part of the audit report. However, auditor should not hold his report if the management does not want to give an explanation in the notes of account. बात ये हुई यहाँ पे, देखो कंक्लूजन ये निकली that it is beneficial, नोट्स टू अकाउंट्स में इस बात को डालना बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि आपका ऑडिटर नोट्स टू अकाउंट में एक्सप्लेन कर देगा कि रेवेन्यू रिकग्निशन में क्या गलती हुई है, राइट वो पूरी एक्सप्लेनेशन दे देगा। अगर उसको कोई टेबल इंसर्ट करनी, नंबर्स देने, तो वहाँ पे वो इसको इंसर्ट कर सकता है। और जब वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और वहाँ पे वो क्वालिफिकेशन देगा, तो उस ऑडिट रिपोर्ट में वो एक रेफरेंस दे देगा कि यू कैन रेफर टू दिस नोट्स ऑफ अकाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो आपके यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, दे विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मैटर, और आपके ऑडिटर को इस सारे के सारे मटेरियल को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपकी मैनेजमेंट मना कर रही है इस चीज को नोट्स टू अकाउंट डालने के लिए, आपका ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को विद हेल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ऑडिट कंप्लीट हो चुकी है, उसको अपना क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा। तो ये आपका यहां पे आंसर बनता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 50, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर विच, क्वेश्चन नंबर 44, अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी एग्जिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ, मुझे लगता है कि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कह रहा है कि 50th क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा इतनी जल्दी, इतनी देर से हम लगे हुए हैं, तो मेरी जुबान से निकला है क्वेश्चन नंबर 50th, ऑल्दो भी हम बहुत पीछे हैं। A significant deficiency exists in the process flow of approval of, ये केस स्टडीज की जो रेलिवेंस है ना बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये केस स्टडीज मुश्किल लगती पढ़ना। यू नो व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, दे डोंट अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड्स, दे डोंट अंडरस्टैंड ऑडिट, दे हैव नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑडिट। और बहुत सारे बच्चे, ये एक तो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको ऑडिट जिंदगी में कभी नहीं समझ में आती, जो खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं इंटर के लेवल पे। इंटर के लेवल पे अगर आपने इंटर पे अच्छे से क्लास लिए तो फिर भी आपके पास एक बेस होता है, आगे फाइनल की ऑडिट उस बेस के ऊपर ही खड़ी है। अगर आप इंटर में ही खुद से ऑडिट पढ़ते हो तो आप सिर्फ प्रोसीजरल पार्ट पढ़ रहे हो ऑडिट का, आप ऑडिट के कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हो कि फ्लो क्या है, कैसे चीज़ें होती हैं, तुम्हें एग्जाम्पल्स नहीं पता होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस यू आर नॉट एबल टू क्रैक दिस केस स्टडीज, और आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। दूसरा, इन केस स्टडीज़ को वो बच्चे नहीं कर पाते जो बहुत शॉर्ट में पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब क्लासेस ली हैं बट उनको भी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, उनको बहुत ही प्रोसीजरल सब्जेक्ट लगता है। ऑडिट इज not a theoretical subject, it is very much a practical subject if you study this subject in that way, right? Anyways, कहाँ थे हम? क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? A significant deficiency exists in the process of flow of approval of travel reimbursement expenses to the official. This was communicated in the previous year to those TCWG and no remedial action was taken on the same so far. The auditors are of the opinion that it need not to be communicated again. Is this the opinion of the auditors are on the note to comment on the deficiency of the internal controls reported in the previous year? Correct answer is no. क्वेश्चन कहता है कि देखो, आपके ऑडिटर ने जब पिछले साल ऑडिट करी उस टाइम पे उनको कोई डेफिशिएंसी मिली थी, मतलब उनको एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली थी इंटरनल कंट्रोल में, जिसकी कम्युनिकेशन आपके ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यूजी को पिछले साल कर दी थी। लेकिन इस साल की ऑडिट आ गई है, लेकिन आपकी टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट ने अभी तक उस डेफिशिएंसी को रिजोल्व नहीं किया है, उस डेफिशिएंसी को ठीक नहीं किया है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपके ऑडिटर को इस डेफिशिएंसी को दोबारा से टीसीडब्ल्यूजी को बताना चाहिए या कुछ नहीं बोलना चाहिए? आंसर इज येस, उसको बोलना चाहिए।
राइट अगर वो कह रहे हैं कि हम नहीं कम्युनिकेट करेंगे देन इट इज अ रॉन्ग अप्रोच। तो क्वेश्चन कहता है कि येस ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट, तो जो कह रहा है कि इसको मत बताओ तो ये गलत है। दूसरा यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट भी आती है ना 265 में, अभी तक अगर वो कंट्रोल में डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेफिशिएंसी को बताना। नो करंट ईयर की कम्युनिकेशन में रिपीट द डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर की कम्युनिकेशंस और सिंपली रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर की कम्युनिकेशन। वो कहते हैं तुम्हें कम्युनिकेशन तो करनी पड़ेगी, तुम कम्युनिकेशन में जो तुमने पिछले साल कम्युनिकेशन करी थी उसको रिपीट कर सकते हो, या फिर सिंपली पिछले साल की कम्युनिकेशन की तुम रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन तुम्हें कम्युनिकेशन तो करनी पड़ेगी। राइट फिर आगे तुम पॉइंट्स पढ़ लेना। इसका क्वेश्चन का आंसर बनता है 44 का बी। फिर भी मैं पढ़ देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ मैं गलत ना बोल रही हूँ। येस द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट का जो पॉइंट ये कहता है कि नॉट रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट, कट दैट पॉइंट। नो इट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, अगेन येस, बट अ ओरल रिमाइंडर, नो not a oral reminder, it has to be in the written form only. Right, moving forward to question number 45 which says BC लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन पावर कंसल्टिंग। ओके, मैन पावर कंसल्टिंग का बिजनेस करती है। द कंपनी हैज ह्यूज कैश एंड बैंक बैलेंसेज इंक्लूडिंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ऑडिटर सर्कुलेटेड इंडिपेंडेंट बैंक बैलेंस कंफर्मेशन। सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि कंपनी के पास ह्यूज कैश और बैंक बैलेंस है और आपके ऑडिटर ने जब वो 31 मार्च 2021 की ऑडिट कर रहे थे, कंपनी ने कंफर्मेशन लेने के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजी एज पर एसए नंबर 505। ऑडिटर रिसीव्ड ऑल द बैंक बैलेंस कंफर्मेशन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ऑडिटर्स ऑब्जर्व दैट द फिक्स्ड डिपॉजिट बैलेंसेस एज पर द इंडिपेंडेंट बैंक बैलेंस कंफर्म डिड नॉट मैच विद द बुक बैलेंस इन सम ऑफ द केसेस। वो कह रहा है कि जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट का बैलेंस था जब मैंने कंफर्मेशन भेजी और जो उसके रिजल्ट आए और जो मेरी बैंक के अकाउंट में शो हो रहा है उसमें मिसमैच था, मतलब जो भी मेरे क्लाइंट के अकाउंट्स में शो हो रहा है उसमें मिसमैच था। मैनेजमेंट प्रोड्यूस द फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट। मैनेजमेंट ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एज एन एक्सप्लेनेशन एफडी के सर्टिफिकेट दे दिए ऑडिटर को, जहां पे बैलेंसेस ऑफ द फिक्स्ड एसेट मैच्ड हो गए एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब आपके ऑडिटर को क्या करना चाहिए, अब आपके ऑडिटर का अप्रोच क्या होना चाहिए यहाँ पे। नंबर 1, ऑडिटर शुड क्वालिफाई द ऑडिट रिपोर्ट। क्या आपके ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी चाहिए कि अगर आपको अभी भी डाउट है, या उसको सीधा क्या कर देना चाहिए, क्वालिफिकेशन दे देना चाहिए। आंसर इज सबसे पहले तो वो कंफर्ट लेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा इन ऑर्डर टू गेट द कंफर्ट, तो वो सीधा क्वालिफिकेशन नहीं कर सकता है। दूसरा, ऑडिटर शुड कंसीडर द फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, यस वो कंसीडर करेगा, and basis that any differences in the books of balance of the fixed deposit with independent balance confirmation should be ignored। नहीं, उसको दोनों ही कंसिडर करने पड़ेंगे। मैनेजमेंट ने जो उसको एक्सप्लेनेशन दी है और जो भी उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन के रिजल्ट है, ही हैज टू कंसिडर बोथ, राइट। तो वो ऐसे नहीं कर सकता। आगे, ऑडिटर शुड कंसिडर द डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, यस कंसिडर करेगा। हाउएवर इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर विच शोज द वेरियस डिफरेंस। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन बैलेंस कंफर्मेशन। अगेन यहां तक बिल्कुल सही बोल रहा था, ये पता नहीं क्या बोल दिया कि दोबारा तुम कंफर्मेशन मंगाओ। D point, auditor should consider the documentation, yes, however independent balance confirmation is also required to be considered by the auditor, yes, which shows the various differences। The auditor, अब आई बात, ऑडिटर शुड लुक टू परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स एंड बेसिस दैट मैटर शुड बी लुक्ड एट। अब आपका ऑडिटर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा टू रिजोल्व द मैटर, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स अगर उसको अभी भी डाउट है तो आपका आंसर बनता है डी, राइट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। इस क्लास में हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 50। मुझे लगता है आप इतना ही डाइजेस्ट कर पाओगे और मैंने खुद इसको सेगमेंट्स में पढ़ाया। रीजन बीइंग, अगर मैं खुद एक उसमें पढ़ाती हूँ एक डेढ़ घंटे से ज़्यादा, तो खुद मेरे को मोनोटोनस हो जाता है, राइट। और आप कैसे पढ़ोगे, तो इनको तुम सेगमेंट में पढ़ने की कोशिश करो इन केस स्टडीज़ को, वरना आपके सिर के ऊपर से जाएंगी। अगर आप 10 क्वेश्चन एक दिन में करते हो, 10 क्वेश्चन, राइट, चाहे आप ऑडिट की रिवीजन कर रहे हो या किसी और सब्जेक्ट की रिवीजन कर रहे हो, 10 क्वेश्चंस भी तुम सुनते हो, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, राइट। 10 क्वेश्चन कितने हैं, 130 समथिंग क्वेश्चन है, इट विल टेक 15 डेज और समथिंग। अभी तो हैं एग्जाम्स में दिन, तो 10 क्वेश्चन तुम एक दिन खत्म करोगे, 1 बाय 1 करके खत्म हो जाएंगे। एकदम तुम सोचोगे आज मैंने पूरा दिन देना और सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं, तुम कर सकते हो, उसमें इश्यू नहीं है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर तुम सारे क्वेश्चन एक साथ खत्म करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे दिमाग में से वाइप आउट होंगी बहुत सारी चीज़ें। इस चीज़ की 100% एश्योरिटी में देती हूँ, ठीक है। तो आप इनको सेगमेंट में तोड़ के करोगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, वाइल ऑडिटिंग द कंप्लीट सेट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द तुलिप लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी यूजिंग अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क मैसर्स P2 एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म डिस्कवर्ड दैट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड ड्यू टू द नॉन कंसोलिडेशन ऑफ द सब्सिडरी। मतलब आपकी ऑडिट चल रही थी कंपनी की, उस टाइम पे आपकी कंपनी के ऑडिटर को पता लगा कि आपकी एंटिटी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दोज आर मटेरियली मिसस्टेटेड, क्योंकि आपकी कंपनी ने किसी सब्सिडरी की कंसोलिडेशन नहीं करी है। मटेरियल misstatement is deemed to be persuasive, yes, to the consolidated financial statement. Effect of the misstatement on the consolidated financial statement have not been determined because it was not practicable to do so. So thus Messrs P2 and company decided to provide an adverse opinion for the same and further determined that there are no key audit matters other than the matters to be described in the basis for the adverse section. Comment whether, give me 2 minutes. कहाँ पे थे, दोबारा पढ़ देते हैं। ओके, यहाँ से पढ़ते हैं। द मटीरियल मिसस्टेटमेंट is deemed to be consolidation is to be persuasive to the consolidated financial statements. The effect of the misstatement on the consolidated financial statement have not been determined because it was not practicable to do so. वो कहता है कि आपकी एंटिटी ने इस नॉन कंसोलिडेशन का जो भी इफेक्ट पड़ रहा था इस मिसस्टेटमेंट का ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कंसिडर नहीं किया क्योंकि प्रैक्टिकेबल नहीं था ऐसा करना। इस वजह से मैसेज P2 एंड कंपनी सोच रही है कि मैं एक एडवर्स ओपिनियन दूंगी। ठीक है, तुम एडवर्स ओपिनियन दो क्योंकि तुमने कंसोलिडेशन नहीं करी है एक मटेरियल सब्सिडरी की, तो तुम्हें देना भी चाहिए। एंड फर्दर उसके साथ साथ उन्होंने डिसाइड किया दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स, कि कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है अदर देन द मैटर टू बी डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ऑफ ओपिनियन सेक्शन। वो कहता है कि जो भी मैं अपने बेसिस, जिस बेस के ऊपर मैं एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूं उस सेक्शन में मैं रीजंस दे दूंगा, उसके अलावा कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है जो मुझे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मिला है। कमेंट वेदर मैसेज P2 एंड कंपनी नीड्स टू रिपोर्ट अंडर 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या आपके ऑडिटर को इस की ऑडिट मैटर में उसको रिपोर्ट करना चाहिए या रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, राइट। अब आपके ऑप्शन है नंबर 1, मैसेज P2 एंड कंपनी हैव द ऑप्शन टू फॉलो 701 दस नीड नॉट टू 701। एक सेकेंड, कंपनी का नाम क्या है? इट इज अ लिस्टेड कंपनी, राइट। तो 701 मैंडेटरीली इसके ऊपर अप्लाई होता है, तो ऑप्शन वाली बात तो यहाँ पे आती नहीं है। आगे SA701 is mandatory in the case of audit of listed entities. Yes, however there is no key. अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज मैंडेटरी है तो वहां पे तुम्हें उस पैरा को डालना पड़ेगा या नहीं डालना पड़ेगा ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में? आंसर इज डालना पड़ेगा, राइट। चाहे उस पैरा के अंदर वो कुछ ना लिखे पर उसको इंसर्ट तो करना पड़ेगा ना। तो क्या कह रहा है कि एज 701 इज मैंडेटरी इन द केस ऑफ ऑडिट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, हाउएवर देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स अदर देन द मैटर्स टू बी डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। तो इसीलिए तुम कोई भी की ऑडिट पैरा मत डालो। आंसर इज गलत, कि चाहे तुम कोई भी की ऑडिट पैरा में कोई और की ऑडिट मैटर ना डालो पर तुम्हें की ऑडिट पैरा डालना ही पड़ेगा। सी पॉइंट क्या कहता है? 701 मैंडेटरी है इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, ओके। हाउएवर एज देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स अदर देन द मैटर्स जो आपके ऑडिटर ने बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में डिस्क्राइब कर दिए हैं, आपके ऑडिटर को इट शैल स्टेट अंडर की ऑडिट मैटर्स पैरा दैट, क्या लिखेगा वो? हाँ, मैंने ऊपर सॉरी मैंने गलती से शायद ये बोला कि कुछ मत डालो, वहां पे आपको ऑडिटर की वर्डिंग क्या होगी? दैट एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ऑफ ओपिनियन सेक्शन वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर आर नो अदर की ऑडिट मैटर्स विच नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। मतलब आपके ऑडिटर्स की वर्डिंग होगी कि जो मैटर्स मैंने अपने बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन वाले सेक्शन में डाल दिए हैं उन मैटर्स के अलावा मैंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई भी की ऑडिट मैटर्स डिटरमाइन नहीं किया है। ठीक है, फिर वो कहता है, तो इसका आपका आंसर ये बनता है डी। क्या कह रहा है? मैसेज
Pinto and Company is under compulsion to follow SA 701 as audit is of the listed company and shall report key audit matter para the matter same as, नहीं, उसको जो मैटर उसने एक बार बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ में डाल दिए हैं, अगर उसको लगता है कि उसके अलावा उसके पास कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है तो उसकी वर्डिंग ये होगी, वो उस चीज को दोबारा से स्टेट नहीं करेगा अपने की ऑडिट मैटर पैरा में, राइट। तो आपका आंसर बनता है सी। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 47 दैट सेज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस है मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट में। नंबर 1, मैनेजमेंट ऑडिट कंसर्न्ड विद द क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशंस की क्वालिटी के साथ कि ऑपरेशन या मैनेजमेंट के काम करने के तरीके के साथ, तो ये तो बिल्कुल गलत है, राइट। आगे, मैनेजमेंट ऑडिट इज कंसर्न्ड विद द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजिंग, एंड इट इज द ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऑडिट इज अ ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, वेयर एज ऑपरेशनल ऑडिट आपकी क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस को चेक करती है और आप इसको ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट कहते हो, क्योंकि ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट है कि ऑडिट आपकी जो मैनेजमेंट के किए हुए काम है, उसके जो ऑपरेशंस है उसकी ऑडिट करना, राइट। तो ये आता है आपका बी आंसर। इसमें तो आप सीडी को ना भी पढ़ो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सीधा सा क्वेश्चन है। 48th क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 48th क्वेश्चन, 50-50 test is popularly used in banking company, insurance company, NBFC company या फिर stock trading company। आंसर इज NBFC company, राइट। क्या होता है ये 50-50 टेस्ट? 50-50 टेस्ट says that a company is considered to be a फाइनेंशियल कंपनी, ऐसा हम डिटरमाइन करते हैं अंडर NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अ कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी अ फाइनेंशियल कंपनी if it is considered to be a financial company if 50% of the assets of the company are financial assets and revenue, मतलब gross revenue या turnover of the gross revenue word use नहीं, वहाँ पे gross income word है, and the income from these assets is 50%, मतलब एटलीस्ट 50% ऑफ द ग्रोस इनकम ऑफ द कंपनी। ऐसी कंपनी को कहते हैं फाइनेंशियल कंपनी। और ये 50-50 मतलब 50% आपके एसेट्स और 50% आपके फाइनेंशियल एसेट और 50% आपकी इनकम फ्रॉम दोज फाइनेंशियल एसेट्स अगर आपकी कंपनी में है, तो इस टाइप की कंपनी को कहते हैं फाइनेंशियल कंपनी। और ये वाला टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं NBFC कंपनी के लिए, ओके। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 49, क्या कहता है, AV लिमिटेड, मतलब लिमिटेड है तो इट इज अ पब्लिक कंपनी, इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एंड हैज अ नेट वर्थ ऑफ 700 करोड़। ओके, कंपनी केमिकल्स बनाती है, 700 करोड़ की इसकी नेटवर्थ है। कंपनी हैज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडियाज के हिसाब से कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है फॉर द पर्पस ऑफ द फॉर्म 3CD जिसमें आप पर्टिकुलर्स देते हो। द मैनेजमेंट डिड नॉट आइडेंटिफाई एनी आइटम्स विच रिक्वायर्स एडजस्टमेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन इंडियाज एंड ICDS सेक्शन नंबर 145 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कौन सा 1961, राइट, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स ICDS। वो कह रहा है कि क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं है इंडियाज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और ICDS जो बात कहते हैं उसके हिसाब से, इसीलिए आपकी कंपनी को कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। हाउएवर द टैक्स ऑडिटर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ऑडिट आइडेंटिफाई फ्यू आइटम्स विच एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड एंड अकॉर्डिंगली शुड हैव बीन अंडर द क्लोज ऑफ 13E। उसको कुछ ऐसे मैटर मिले हैं कि जिसकी डिस्क्लोजर होना चाहिए था, एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी, और उसका डिस्क्लोजर कहाँ आना चाहिए था, कौन से क्लोज में आना चाहिए था, क्लोज नंबर 13 सबसेक्शन सब क्लोज ई में आना चाहिए था ऑफ फॉर्म 3CD। फर्दर टैक्स ऑडिटर्स ऑल्सो आर ऑफ द व्यू दैट द डिस्क्लोजर इन द रिस्पेक्ट ऑफ ICDS शुड बी मेड इन द क्लोज। यस, डिस्क्लोजर आपको देने पड़ेंगे, राइट, इस वाले क्लोज में ऑफ द फॉर्म 3CD विच द मैनेजमेंट हैज नॉट डन, तो उसको डिस्क्लोजर्स तो देने पड़ेंगे।
In this case, please suggest which of the following would be the correct option. Number 1, if the impact of the adjustment related to ICDS identified by the auditors is material, तो उस adjustment को आपको report करना पड़ेगा, yes, और उसके साथ साथ आपको disclosure देनी ही पड़ेंगे. तो आपका आंसर बनता है A. ओके. अच्छा, वो कह रहा है कि आपको डिस्क्लोजर देने हैं या नहीं देने, मैनेजमेंट की चॉइस है, ये गलत है. आप इन ऑप्शंस को देख लेना यार, इसका आंसर यही बनता है क्योंकि टाइम नहीं है ना इतना. क्वेश्चन नंबर 50th, अगर मैं एक एक वर्ड को और उसके साथ रिलेटेड कंसेप्ट को अगर मैं पढ़ाने लग जाऊँ तो इस जन्म में तो एक स्टडीज़ खत्म नहीं होती. मतलब रेगुलर क्लास में सोच सकते हैं कि मैं एक, हाँ ये कर सकती हूँ मैं. मतलब रेगुलर क्लास में अभी तक मैंने इन केस स्टडीज़ के लिए कोई क्लासेस इंक्लूड नहीं करी हैं, बट इनको इंक्लूड किया जा सकता है कि जो रेगुलर क्लास के बच्चे हैं दे कैन सी दिस केस स्टडीज़ इन डिटेल, राइट. ओके, थैंक यू सो मच फॉर आइडिया. एनीवेज, तुम्हें तो पेपर देने हैं तो तुम इन केस स्टडीज़ को पढ़ो अभी. XYZ and associate, XYZ and associates, it's not Z, it's Z. XYZ and associate chartered accountants were appointed as the auditor for the वेक नाउ LLP. ठीक है, LLP के ऑडिटर्स को अपॉइंट किया गया है, किसको, XYZ एंड एसोसिएट्स को. द एंगेजमेंट मैनेजर ऑफ द ऑडिट टीम वाइल डिजाइनिंग द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क concluded that there are no requirements of the applicable financial reporting framework for disclosing the related party transaction in the firm's financial statement. Hence, the firm's audit team is not required to perform any audit procedures with respect to the identification and disclosure of the related party relationship and transactions in the financial statement. देखो, XYZ को आपके LLP की ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया, उन्होंने रिस्क की असेसमेंट करी और उन्होंने जब वो अपने रिस्पॉन्सेज बना रहे थे उस टाइम पे ये कंक्लूड किया क्योंकि कि जो भी आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है, मान लो इंडेस लगते हैं और इंडेस में आपका इंडेस होता है 24, यस 24, उस हिसाब से आपकी एंटिटी को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, तो आपके ऑडिटर को भी कोई भी ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म करनी चाहिए. यू एज एन एंगेजमेंट पार्टनर, मान लो कि आप एंगेजमेंट पार्टनर हो, तो आप अपने एंगेजमेंट पार्टनर को मतलब अपनी टीम को सही रिस्पॉन्स बताओ इस केस में क्या होना चाहिए. नंबर 1, even if the applicable FRF establishes minimal or no related party requirements. चाहे आपका FRF मतलब AS इंडेस साइलेंट है, वो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं डाल रही हैं या बहुत ही कम रिक्वायरमेंट डाल रही हैं, ऑडिटर नेवरदलेस मतलब इन एनी सिचुएशन your auditor needs to obtain an understanding of the entity related party relationships and transactions and should sufficiently be able to conclude whether the financial statements insofar are affected by those relationship and transaction achieve at true and fair view presentations are not misleading. कौन कहता है ऐसा? ऐसा कहता है ऐसे नंबर 550. सीधा सीधी बात यही बोलता है आपका ऐसे नंबर 550 कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपकी एंटिटी में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना और रिस्क की असेसमेंट करना कि क्या आपकी एंटिटी में कोई भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, कोई ट्रांजैक्शंस होती है, और अगर होती है तो क्या आपकी मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है या उन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस की वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं और वो मिसलीडिंग नहीं है, राइट. तो आपका आंसर बनता है 50th का A. BCD पढ़ लेना आप खुद से. मैम आपको कैसे पता है कि BCD में इससे बेटर बात नहीं लिखी हुई है? क्योंकि ये सीधी सीधी सी आपकी ऐसे की बात है, राइट. और मुझे इसलिए भी पता है इसका आंसर A है क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ. मजाक कर रही, मैं बता देती हूँ BCD क्या है. इफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि मोस्टली बकवास लिखी होती है आगे. इफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिशेस द मिनिमल और नो रिलेटेड रिलेशनशिप, ऑडिटर को कुछ नहीं करना है. तो ये बात गलत है कि ऑडिटर को कुछ नहीं करना है. दूसरा, इवन इफ द एप्लीकेबल FRF फ्रेमवर्क एस्टैब्लिशेस मिनिमल और नो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स, ऑडिटर नेवरदलेस नीड टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग. सही बात है. And should sufficiently be able to conclude whether the financial statement as a whole are free from the material क्या, फ्री फ्रॉम क्या लिखा हुआ है, आर फ्री फ्रॉम ऑल द मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ना हो, ये कैसी बात है? बिल्कुल सेंस ही नहीं है इस बात में. तो D, बिकॉज रिलेटेड पार्टीज आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. अच्छा,
हैंस ऑडिटर कैन ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन, सबसे लेस सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड करेगी ये चीज़ फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी। तुम रिलेटेड पार्टी से ही कह लो कि मुझे लिख के दे दो regarding the accuracy and completeness of the related party transaction disclosed in the firm's financial statement, this should only be carried out where the financial establishes। वो कह रहा है और ये भी तुम उस वे में करना। देखो WR लेना मैनेजमेंट से, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर जो प्रिस्क्राइब्ड है अंडर SA नंबर 550। आपका ऑडिटर मैनेजमेंट से WR मांगता है और वो कहता है कि जो भी तुमने मुझे रिलेटेड पार्टी की लिस्ट दी है, जो भी तुमने मुझे डिस्क्लोज करें कि ये मेरी रिलेटेड पार्टी है और मैंने इनके साथ ये ट्रांजेक्शन्स करी है, वो मुझे एक रिटर्न में लिख के दे दो कि मैंने कंप्लीटली उनको डिस्क्लोज किया है, राइट। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ वे, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे कहता है कि ये भी तुम उसी केस में करना जहाँ पे FRF रिक्वायरमेंट डालता है, मतलब जहाँ पे ये बात AS और इंडेस मिल की है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका आंसर इसका A बनता है, इसीलिए मैं आगे नहीं पढ़ रही थी, बट एनीवेज। सो ये आपकी केस स्टडी नंबर 50 तक हो गई है। उसके बाद जो रिमेनिंग केस स्टडीज़ होंगी मैं अगले पार्ट में कवर करूँगी। केस स्टडी नहीं, MCQs, एंड देन वी विल मूव टू केस स्टडीज़। आपके एग्ज़ाम से पहले तो हो ही जाएंगे कवर, एग्ज़ाम से पहले नहीं, अगस्त में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी आपकी केस स्टडीज़, राइट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे और नाइट, बाय।